MGA अध्याय 41 बड़ी मुसीबत। तारांकन वूश। चू फैंग के पास सुमेई की ताकत का सामना करने के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। अपनी बेबसी में वह केवल 3 वज्र शैलियों में से पहली शैली का ही प्रयोग कर सका। इसके साथ ही चू फैंग बिजली की तरह तेज हो गया। उसकी गति पल भर में कई गुना बढ़ गई और वह तेजी से भागा, अंततः सुमेई के हमले से बच निकला। उसकी शक्ति इतनी प्रबल कैसे है? चू फैंग चौंक गया। उसके अनुमान के अनुसार यदि उसका सामना 8वें स्तर के विशेषज्ञों से होता तो भले ही वह जीत न पाता, लेकिन कम से कम एक कड़ी टक्कर तो जरूर होती। लेकिन सुमेई के हमले ने, जो स्पष्ट रूप से एक सामान्य हमला ही था, चू फैंग को अपना तुरुप का पत्ता यानी 3 वज्र शैलियां इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया, जिनका वह आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करता था। यह उसकी कल्पना से परे था। तुम्हें लगता है कि रहस्यमय तकनीकों में प्रशिक्षण लेने वाले तुम अकेले हो? चू फैंग के अचंभित चेहरे को देखकर सुमेई ने तिरस्कार भरी निगाह से चू फैंग को देखा। उसने चू फैंग पर हमला नहीं किया। वह हॉल में कुर्सी पर बैठ गई, एक सेब उठाया और उसे खाने लगी। रहस्यमय तकनीकें? तुमने रहस्यमय तकनीकों में प्रशिक्षण लिया है? चू फैंग और भी ज्यादा हैरान हो गया। बेशक वह रहस्यमय तकनीकों के बारे में अच्छी तरह जानता था। उन्हें रहस्यमय तकनीकें इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे तकनीकें थी और वे रहस्यमय थीं। जिन लोगों ने साधना की तकनीकों को समझ लिया था, वे आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित कर सकते थे। यदि उनमें अच्छी प्रतिभा थी, तो उनके लिए मूल लोक में प्रवेश करना पूरी तरह संभव था। लेकिन जिनके पास केवल ये साधना तकनीकें थी, उनके लिए मूल लोक का पहला स्तर ही उनकी साधना का अंत होता था। उदाहरण के लिए चू फैंग के दादा चू युवानबा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उत्पत्ति लोक एक बिल्कुल नया लोक था। वहाँ संघनित आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी, वहाँ उत्पत्ति शक्ति की आवश्यकता थी। उत्पत्ति शक्ति आकाश और पृथ्वी के बीच विद्यमान थी, लेकिन साधना तकनीकों द्वारा उसे केंद्रित नहीं किया जा सकता था। उत्पत्ति की शक्ति को संघनित करने का एकमात्र तरीका रहस्यमय तकनीकों का उपयोग करना था। लेकिन ये तकनीकें अत्यंत मूल्यवान और दुर्लभ थीं। अफवाहों के अनुसार पूरे एजो ड्रैगन स्कूल में इनकी केवल कुछ ही पुस्तकें थीं और वरिष्ठों के अलावा केवल मुख्य शिष्य ही इनमें प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते थे। लेकिन सुमेई तो केवल दरबार की एक शिष्या थी, तो वह रहस्यमय तकनीकों में प्रशिक्षण कैसे ले सकती थी? जब तक कि क्या यह इतना अजीब है? आपने भी रहस्यमय तकनीकों का प्रशिक्षण लिया है? क्या इसका मतलब यह है कि मैं नहीं ले सकती? सुमेई ने होंठ सिकुड़ते हुए कहा। तो इस लड़की को लगा कि मैंने रहस्यमय तकनीकों का प्रशिक्षण लिया है। चू फैंग समझ गया। उसने रहस्यमय तकनीकों के बारे में केवल सुना था, लेकिन उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन थोड़ा और ध्यान से सोचने पर अब तक उसका सारा व्यवहार वास्तव में उन लोगों से काफी मिलता जुलता था जिनके बारे में अफवाहें थी कि वे रहस्यमय तकनीकों का प्रशिक्षण लेते हैं। अरे ये कैसी अभिव्यक्ति है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने तकनीकों का प्रशिक्षण नहीं लिया है और यह वास्तव में तुम्हारी जन्मजात विलक्षण प्रतिभा के कारण ही संभव हो पाया है कि तुम बलवानों को भी कमजोरों की तरह हरा सकते हो? मैंने वास्तव में रहस्यमय तकनीकों का प्रशिक्षण नहीं लिया है, चू फैंग ने कहा। तुम सच कह रही हो? सुमेई पास आकर बोली। चू फैंग ने सिर हिलाया। चू फैंग को काफी देर तक घूरने के बाद, मानो उसके झूठ बोलने के कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करते हुए, अंत में उसने हैरानी से कहा, ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक शक्ति रखने वाले लोग वाकई बहुत प्रभावशाली होते हैं। अगर तुमने अभी तक रहस्यमय तकनीकों का प्रशिक्षण नहीं लिया है, तो तुम पहले से ही इतने शक्तिशाली हो। प्रशिक्षण लेने के बाद क्या होगा? अरे मैं रहस्यमय तकनीकों जैसी चीजों में प्रशिक्षण कैसे ले सकता हूँ? चू फैंग ने सिर हिलाया। अगर संभव होता तो वह सचमुच उन रहस्यमय तकनीकों को देखना चाहता था। विशेषकर अब जब उसे पता चला कि सुमेई, जिसने पहले से ही रहस्यमय तकनीकों का प्रशिक्षण लिया हुआ था, इतनी तेजी से प्रगति कर रही है और उसकी साधना इतनी मजबूत हो गई है, तो वह उन रहस्यमय तकनीकों के लिए और भी अधिक उत्सुक हो गया। चू फैंग के चेहरे पर दिख रही लालसा को देखकर सुमेई ने मानो कोई कठिन निर्णय लेते हुए अपनी भौहें सिकुड़ी। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं तुम्हें रहस्यमय तकनीकें दे सकती हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? ये शब्द सुनकर चू फैंग के चेहरे के भाव में बहुत बदलाव आया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? सुमेई का चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था। कीमत क्या है? इसके लिए आपको विंग्स एलायंस में शामिल होना होगा। आप मुझे विंग्स एलायंस में शामिल होने के लिए इतना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ शामिल करना चाहता हूँ। अभी मैं विंग्स एलायंस में हूँ। विंग्स एलायंस मेरी शक्ति पर निर्भर है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर तुम इसमें शामिल हो जाओगे तो तुम इस शक्ति को और बढ़ा सकते हो। साथ ही तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? चू फैंग असहज महसूस कर रहा था। क्या तुम्हें नहीं पता था कि जिस जियान चेन को तुमने अभी पीटा है, वह तलवार गठबंधन के मुखिया का छोटा भाई है? सुमेई ने भयानक मुस्कान के साथ कहा। तुम कमीनी लड़की। चू फैंग को अचानक सब कुछ समझ आ गया। इतना सब करने के बाद उसने न केवल उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया, बल्कि उसके और तलवार गठबंधन के बीच कभी न सुलझने वाली दुश्मनी भी पैदा कर दी। अगर जिसे उसने हराया वह स्वॉर्ड एलायंस का सिर्फ आम सदस्य होता, तो शायद स्वॉर्ड एलायंस उसकी ताकत के कारण उसे नजरअंदाज कर देता और इस मामले में ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन जिसे चू फैंग ने पीटा था, वह गठबंधन के मुखिया का छोटा भाई था। इसलिए तलवार गठबंधन निस्संदेह इसकी पूरी तरह से जांच करेगा, क्योंकि इसमें न केवल उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, बल्कि पारिवारिक स्नेह भी जुड़ा था। मैं जानती हूँ कि तुम में ऐसी आत्मा है जो आकाश या पृथ्वी से नहीं डरती, लेकिन तुम्हें ये याद रखना होगा कि अगर तुम नहीं डरती, तो तुम्हारी चू युए और तुम्हारा चू परिवार क्या डरेंगे? सुमेई ने फिर कोशिश करते हुए कहा। मैंने तुम्हें सचमुच कम आंका था। चू फैंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह उसे इतना समझ पाएगी। ये स्पष्ट था कि उसने उसके बारे में हर छोटी बड़ी बात जान ली थी, लेकिन फिर भी उसने गंभीरता से कहा, मेरा जवाब वही शब्द है, मैं इनकार करता हूँ। चू फैंग, क्या तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं हो रहे? सुमेई बहुत गुस्से में थी। रहस्यमयी तकनीकों के बावजूद भी उसने मना कर दिया। ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई और उसका गुस्सैल स्वभाव तुरंत भड़क उठा। यह मेरी अकड़ का मामला नहीं है, बात बस इतनी है कि मुझे दूसरों का धमकाना पसंद नहीं है। तुम जा सकते हो। चू फैंग ने अपना हाथ आगे पीछे हिलाया। सुमेई के इस तरह के दबाव के बाद चू फैंग का गुस्सा न होना स्वाभाविक नहीं था। धड़ाम, लेकिन ठीक उसी समय किसी ने चू फैंग के घर का दरवाजा जोर से धक्का देकर खोल दिया। उसके बाद चू गाओ लड़खड़ाते हुए अंदर घुस गया। जब उसने चू फैंग को देखा तो उसे लगा मानो उसने अपने रक्षक को देख लिया हो। वह जोर से चिल्लाया, युवा स्वामी चू फैंग, कृपया उन्हें बचा लीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी।
चूगाओ, क्या हुआ? ये देखकर चू फैंग बहुत चिंतित हो गया क्योंकि उसने चूगाओ को चोटों से ग्रसित देखा, जिससे स्पष्ट था कि वह एक भीषण युद्ध में घायल हुआ था। युवा स्वामी चू फैंग, युवती चू युए, चूगाओ के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी और कुछ शब्द लड़खड़ाते हुए निकले। मुझे जल्दी से वहां ले चलो। चू युए का नाम सुनते ही चू फैंग ने ज्यादा कुछ पूछे बिना चूगाओ को खींचकर बाहर भाग गया। लेकिन जाने से पहले चू फैंग ने सू मेई पर गुस्से भरी नजर डाली क्योंकि उसे लगा कि शायद तलवार गठबंधन के लोग आए हैं। वे इतनी जल्दी आ गए। ये देखकर सू मेई ने अपने होंठ ऊपर की ओर मोड़े और थोड़ी देर सोचने के बाद वह भी उनके पीछे चल पड़ी। और रास्ते में पता चला कि चूगाओ और अन्य लोगों को तलवार गठबंधन के प्रतिशोध का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने एक और गठबंधन को उकसा दिया। इससे पहले चू फैंग के जाने के बाद चू वे और अन्य लोग एक मोटे आदमी से मिले। उस मोटे आदमी ने चू युए और चू जू की खूबसूरत सूरत देखकर भीड़ के सामने उनका मजाक उड़ाया। तो चू वे और बाकी लोगों ने उस मोटे आदमी की पिटाई शुरू कर दी। लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इससे विशेषज्ञों का एक समूह आकर्षित हो जाएगा। दरअसल आध्यात्मिक क्षेत्र के केवल तीसरे स्तर पर मौजूद वह मोटा आदमी एक गठबंधन का स्वामी था। वहां न केवल बहुत सारे लोग थे बल्कि कई विशेषज्ञ भी मौजूद थे। इस समय चू परिवार के सभी सदस्य उनके चंगुल में थे और चू गाओ ही एकमात्र व्यक्ति था जो भाग निकलने में कामयाब रहा। रुको, क्या उस मोटे आदमी का नाम लियू मांग होगा और उसके गठबंधन को लियू गठबंधन कहा जाएगा? सू मेई ने पूछा। मुझे नहीं पता कि उसे क्या कहते हैं, लेकिन उसका गठबंधन वास्तव में लियू गठबंधन है, चू गाओ ने जवाब दिया। उसी क्षण हमेशा किसी से न डरने वाली सू मेई का चेहरा सिकुड़ गया और उसने गंभीर भाव से चू फैंग से कहा, चू फैंग, तुम्हारा परिवार बड़ी मुसीबत में फंस गया है, तुम्हारा क्या मतलब है? सू मेई की गंभीरता सुनकर चू फैंग भी समझ गया कि वे लोग इतने सीधे साधे नहीं हो सकते। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस मोटे आदमी का नाम लियू मांग है। हालांकि वह आध्यात्मिक क्षेत्र के केवल तीसरे स्तर पर है, लेकिन वह वास्तव में लियू गठबंधन का गठबंधन प्रमुख है। वह लियू गठबंधन कोई साधारण चीज नहीं है। उनके कम से कम 100 सदस्य हैं और उनमें से 2 सातवें स्तर के विशेषज्ञ हैं। पूरे आंतरिक दरबार में मौजूद कई गठबंधनों में से लियू गठबंधन कम से कम शीर्ष 10 में आता है। लियू अलायंस जैसे घटिया संगठन इतने सारे सदस्यों को भर्ती करने में इसलिए सफल हो पाते हैं क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। क्या आप जानते हैं कि वह किन लोगों पर निर्भर करता है? क्या उनके दादा लियू चेनिगन एजो ड्रैगन स्कूल के आंतरिक न्यायालय के दंड विभाग के प्रबंधक हैं। साथ ही लियू मांग लियू परिवार में एकमात्र पुत्र बचे हैं, इसलिए उनके दादा उन्हें बहुत लाड प्यार करते हैं। लियू मांग की इतनी शक्तिशाली रैलियों का कारण स्वाभाविक रूप से उसके दादा के साथ उसका रिश्ता है। आंतरिक दरबार में जब तक वे हत्या नहीं करते, लियू गठबंधन के सदस्यों द्वारा किए गए लगभग किसी भी अपराध की कोई जांच नहीं करता, इसीलिए वे इतने निर्भीक हो सकते हैं। सू मेई ने समझाया। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? चू फैंग की निगाहें और गंभीर हो गईं। लियू गठबंधन के लोग ऐसे नहीं हैं जिन्हें आप उकसा सकें, लेकिन अगर आप विंग्स गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, सू मेई ने मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों इंसान हैं और ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं उकसा न सकूं। वैसे आपको कुछ गलतफहमी है। बात यह नहीं है कि मैं उसे उकसा रहा हूँ, बल्कि बात यह है कि वह मुझे उकसा रहा है। मैं आपकी अच्छी मंशा की सराहना करता हूँ, लेकिन यह मेरे परिवार का मामला है। एक पुरुष होने के नाते मैं खुद ही इससे निपटना चाहता हूँ। इतना कहकर चू फैंग ने चूगाओ पर चिल्लाते हुए कहा, चूगाओ आगे चलो। ठीक है। चूगाओ के जोरदार जवाब के बाद वे तेजी से लियू गठबंधन की ओर दौड़ पड़े। ये आदमी तो सच में कमीना है, नमक तेल का इस पर कोई बस नहीं चलता। चू फैंग और चूगाओ की पीठ को देखते हुए सुमेई ने अपना छोटा सा मुंह बनाया, लेकिन थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद वह फिर भी उनके पीछे चल पड़ी। भीतरी प्रांगण के एक विशेष क्षेत्र में एक विशाल निवास था। ये लियू मान का घर होने के साथ साथ लियू गठबंधन का मुख्यालय भी था। उस समय लियू गठबंधन के बाहर सैकड़ों आंतरिक दरबारी शिष्य एकत्रित थे और दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लियू गठबंधन के विशाल द्वारों के सामने लगभग 1 दर्जन शिष्य लटके हुए थे। उनके शरीर बुरी तरह फट गए थे और उन पर ताजा खून लगा हुआ था। कुछ लोग बेहोश हो गए थे। इनमें चू वेई, चू चेंग, चू जेन और अन्य लोग शामिल थे। जल्दी से देखो, लियू गठबंधन फिर से शिष्यों को धमकाकर प्रदर्शन कर रहा है। क्या कोई इसे नियंत्रित नहीं कर रहा है? प्रबंधन कौन करेगा इसका? आंतरिक न्यायालय के दंड विभाग का प्रबंधक लियू मान का दादा है। आंतरिक न्यायालय में उसे नियंत्रित करने की हिम्मत कौन करेगा? वह तो आंतरिक न्यायालय में एक छोटी सी सरदार जैसा है। चुप रहो, शांत हो जाओ। अगर तुमने लियू गठबंधन को सुन लिया तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उन लोगों का हुआ। अरे अफसोस की बात है, वे दोनों युवतियां बहुत सुंदर थीं, लेकिन मुझे डर है कि लियू मान उन्हें बर्बाद कर देगा। वहां मौजूद शिष्य क्रोधित होने का साहस तो कर रहे थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हालांकि आंतरिक दरबार में सभी गठबंधन शक्तियों में लियू गठबंधन सबसे मजबूत नहीं था, फिर भी उनका इतिहास बहुत गहरा था। धिक्कार है, वह लियू मान तो मौत को दावत दे रहा है। ठीक उसी समय चू फैंग और अन्य लोग तेजी से वहां पहुंचे। चू परिवार को बुरी तरह घायल देखकर चू फैंग अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और सीधे लियू गठबंधन की ओर दौड़ पड़ा। रुको, ये लियू गठबंधन का मुख्यालय है। लियू गठबंधन के सदस्य न होने पर यहाँ प्रवेश वर्जित है। किसी को पास आते देख लियू गठबंधन के द्वार पर तैनात एक सदस्य ने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम्हें धिक्कार है। चू फैंग उछला और उस व्यक्ति को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद चू फैंग ने उस व्यक्ति का कॉलर पकड़ा और उसके चेहरे पर 3 बार जोरदार घूंसे मारे। उस व्यक्ति का चेहरा खून से लथपथ था और उसकी नाक टेढ़ी हो गई थी। उसके बाद चू फैंग ने अपना हाथ हिलाया और उस व्यक्ति को रेत की बोरी की तरह हवा में उछाल दिया। एक सुंदर घुमाव लेते हुए वह लियू गठबंधन के प्रांगण में जा गिरा। लियू गठबंधन के लोगों, ध्यान से सुनो। चू युए और चू जू को तुरंत रिहा करो, वरना मैं तुम्हारे गठबंधन को कुचल दूंगा। चू फैंग की आवाज बिजली की तरह थी। आसपास के लोगों की तो बात ही छोड़ी, लियू अलायंस के निवास में बैठे लोग भी इसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। धिक्कार है, वह कौन है? उसकी हिम्मत कैसे हुई यूं ही लियू गठबंधन को चुनौती देने की? मुझे नहीं पता, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी उम्र देखकर लगता है कि वह इस साल का नया शिष्य है। ये सचमुच बृहस्पतिज बछड़ा बाघ से नहीं डरता वाली बात है। वह अकेले ही पूरे लियू गठबंधन को चुनौती देने का साहस कर रहा है। ऐसा लगता है कि वह जीने से थक गया है। कई लोगों ने चू फैंग को श्रद्धांजलि अर्पित की क्योंकि सभी को लगा कि वह मानो मौत को दावत दे रहा है।
दरअसल चू फैंग के बोलते ही लियू अलायंस के आवास के दरवाजे जोर से खुले। पूरे 100 लोग आक्रामक ढंग से बाहर निकल आए। वे लोग अभी जवान थे और सभी लंबे चौड़े थे। उनकी ताकत भी कम नहीं थी। सबसे कमजोर व्यक्ति आध्यात्मिक जगत के चौथे स्तर पर था, जबकि सबसे ताकतवर व्यक्ति छठे स्तर पर था। लियू गठबंधन में ऐसा उग्र व्यवहार करने की हिम्मत किस कमीने ने की है? इसे सबक सिखाओ। उनमें से एक व्यक्ति ने आंगन में देखा और उसे एक ऐसा सदस्य दिखाई दिया जिसकी नाक टेढ़ी और आंखें तिरछी थी। उसने कुछ नहीं कहा और चू फैंग की ओर दौड़ पड़ा। आज जो भी मुझे रोकने की हिम्मत करेगा, उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। लगभग 100 लियू गठबंधन सदस्यों का सामना करते हुए क्रोधित चू फैंग जरा भी पीछे नहीं हटा। वह एक पागल बाघ की तरह लियू गठबंधन की सेना में कूद पड़ा। चू फैंग के हमले बेहद क्रूर थे। जो भी उसके निशाने पर आता, मामूली चोटें भी गंभीर हो जाती थी और गंभीर चोटें लगने पर वह तुरंत बेहोश हो जाता था। उसका हर बार खून बहाता था और वह अद्वितीय था। उसके सामने चाहे वे चौथे स्तर के हो या छठे स्तर के, उनमें से कोई भी उसके हमले को झेल नहीं पाया। पल भर में चारों ओर दर्द भरी चीखें गूंज उठी। हे भगवान, ये कौन है? ये इतना ताकतवर कैसे है? वह बहुत डरावना है। इतनी कम उम्र में ही वह इतना निर्दयी हो गया है। उसकी हड्डियां भेद देने वाली हत्या की मंशा सीधे आत्मा पर असर करती है और लोगों को भयभीत कर देती है। चू फैंग ने लियू गठबंधन पर तीखा हमला किया। पलक झपकते ही पूरा लियू गठबंधन पराजित हो गया। सभी आश्चर्य से चिल्ला उठे और कुछ दर्शक भी भय से कांप उठे। उन 100 युवकों की बात करें तो वे आखिर लियू गठबंधन के सदस्य कैसे हो सकते थे, जिनके नाम से ही लोग भयभीत हो जाते थे। चू फैंग के सामने तो वे बस दयालु नन्हे भेड़ों के एक समूह जैसे थे। बाघ के सामने तो भेड़िए भी झुक जाते हैं। राक्षसों के सामने तो दुष्ट लोग भी दयालु हो जाते हैं। यह आदमी, मैंने अब भी उसे कम आंका है। चू फैंग के विनाश को देख रही भीड़ के एक कोने में खड़ी सु मेई की खूबसूरत आंखों में दबी हुई चमक थी। उसका भोला भाला चेहरा अब शांत नहीं था। उसकी चकमा देने की क्षमता की तो बात ही छोड़िए, वह उस उम्र में ही इतना निर्दयी था। अगर सु मेई भी होती तो शायद वो उसे हरा नहीं पाती। आखिर वे दोनों अभी बहुत छोटी थी। लेकिन चू फैंग ने ऐसा कर दिखाया। अगर एजियो ड्रैगन स्कूल के नियम न होते तो सु मेई को पूरा यकीन था कि चू फैंग वहां मौजूद सभी लोगों को मार डालता। इसका ये भी अर्थ था कि चू फैंग का दिमाग अभी भी शांत था। लेकिन इतनी भयंकर परिस्थितियों में भी शांत दिमाग बनाए रखना, ये चू फैंग की भयावहता के बारे में और भी अधिक बताता है। अगर वह इस उम्र में ही ऐसा है, तो बड़े होने पर क्या होगा? उसी क्षण सु मेई को चू फैंग के प्रति सचमुच एक बिल्कुल नई समझ विकसित हुई है। मेरी दो सुंदरियों, देखते हैं अब तुम दोनों कैसे विरोध कर सकती हो। लियू अलायंस के निवास के एक कमरे में एक मोटा व्यक्ति, जिसका पूरा चेहरा फुंसियों से भरा था, मोटा सिर था और बड़े कान थे, चू युए और चू सू को देखते हुए बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह कुख्यात यौन शोषण करता लियू मैंग, लियू गठबंधन का गठबंधन प्रमुख था। हम चू युए और चू सू के हाथ पैर पलंग के सिरहाने से कसकर बंधे हुए थे। उनके मुंह भी बंद थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और वे कांपते हुए लगातार छटपटा रही थी। उन 3 लोगों के अलावा उस समय कमरे में 2 और युवक खड़े थे। वे दोनों आत्मा जगत के 7वें स्तर के विशेषज्ञ थे, जो लियू गठबंधन में सबसे शक्तिशाली थे। उनके वहां होने का कारण काफी मनोरंजक था। दरअसल लियू मान की ताकत बहुत कम थी और उसके पास चू युए और चू सू पर हमला करने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए उसके पास चू सू और चू युए को बांधने के लिए उन दोनों को राजी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि लियू मान के लिए काम आसान हो जाए। उन्होंने इस तरह के कोई छोटे मोटे घिनौने काम नहीं किए। संभवतः लियू मान के तरोताजा महसूस करने के बाद उन्हें कुछ अच्छा लगा होगा, इसलिए उस समय उनका जाने का कोई इरादा नहीं था। वे लियू मान के भाषण समाप्त होने का इंतजार करते हुए वहीं पर एक रियलिटी शो देखने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद वे भी अपना शो देख सकते थे। वाह, लेकिन ठीक उसी क्षण बाहर से एक और दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। इससे पहले भी कई बार ऐसी ही चीखें सुनाई दे चुकी थी। ये देखकर लियू मान के चेहरे पर शिकन आ गई। उसने उन दोनों से कहा, जाकर देख लो, उनसे कह दो कि अब रुकने का समय हो गया है, ताकि मेरा मूड खराब न हो। लियू मान के आदेश सुनकर यद्यपि वे दोनों अनिच्छुक थे, फिर भी उन्हें मुड़कर नीचे जाना पड़ा ताकि वे लियू गठबंधन के उन सदस्यों को रोक सके जो उन आक्रमणकारियों की पिटाई जारी रखे हुए थे। लेकिन जैसे ही वे हॉल में दाखिल हुए, उन्हें एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। घर का बड़ा दरवाजा टूटकर खुल गया और एक शव अंदर आ गिरा। ये है, मुख्य हॉल में घुसने वाले व्यक्ति का चेहरा खून से लथपथ था और वे ये पता नहीं लगा पाए कि वह कौन था। लेकिन उसके कपड़ों पर लियू लिखा हुआ था, इसलिए ये स्पष्ट था कि वह उनके ही गठबंधन का सदस्य था। लानत है, अपने ही लोगों को इस तरह पिटते देख वे दोनों तुरंत क्रोधित हो गए। हालांकि लियू मान लियू गठबंधन का मुखिया था, लेकिन वास्तव में गठबंधन में सबसे शक्तिशाली वही था। लेकिन जैसे ही वे आक्रामक ढंग से दरवाजे की ओर बढ़े, आंगन का दृश्य देखकर वे दोनों भी स्तब्ध रह गए। उस समय लियू गठबंधन के विशाल प्रांगण में लियू गठबंधन के सदस्य इधर उधर पड़े हुए थे। वे सभी बुरी तरह से घायल थे और जो बेहोश हो गए थे, उनके अलावा बाकी सभी जमीन पर लौट रहे थे और दर्द से कराह रहे थे। ये बेहद भयावह दृश्य था। चू फैंग इस समय एक व्यक्ति का कॉलर पकड़े हुए था। वह व्यक्ति लगातार गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन चू फैंग से मस नहीं हुआ। उसने जोरदार घूंसा मारा और हड्डियां टूटने जैसी आवाज के साथ उस व्यक्ति की छाती की हड्डी चकनाचूर हो गई। दर्द से कराहने के बाद वह बेहोश हो गया। फिर एक पुतले की तरह चू फैंग ने उसे बहुत ऊपर उछाला और एक झटके में वह पास ही कहीं जा गिरा। इस प्रकार चू फैंग पर हमला करने के लिए घेरने वाले 100 लियू गठबंधन के सदस्य चू फैंग द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए। लेकिन शुरुआत से अंत तक बस कुछ ही पल बीते। उस अंत ने देखने वालों को आश्चर्य से लगातार चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। वह युवक कैसा था? वह तो मानो साक्षात हत्यारा देवता था। गाय, तुम कौन हो? अचानक घर के बड़े दरवाजे पर एक चीख सुनाई दी। मुड़कर देखने पर सभी लोग चौंक गए। उन सभी को यह महसूस हो रहा था कि उन दोनों से निकलने वाली आभा आध्यात्मिक जगत के 7वें स्तर की थी। वे समझ गए थे कि लियू गठबंधन के सबसे शक्तिशाली लोग बाहर आ गए हैं। अगर चू फैंग जिन लोगों को पीट रहा था वे झींगा सैनिक और केकड़ा सेनापति होते, तो वह इस समय विशेषज्ञों का सामना कर रहा होता। हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि चू फैंग और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होने पर क्या होगा। TN, झींगा सैनिक और केकड़ा सेनापति इक्वल्स बेकार सैनिक। तुम्हें जल्द ही याद आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। चू फैंग धीरे से मुड़ा और अपनी भयंकर हत्या की मंशा से भरी निगाहों से उन दोनों को देखा।
यह आदमी, जब उन्होंने चू फैन का बर्फीला चेहरा और जानलेवा इरादे से भरी निगाहें देखी तो उनके शरीर कांपने लगे और वे अनजाने में एक कदम पीछे हट गए। उनके दिलों में एक असहनीय भय फैलने लगा। बस ठीक उसी समय चू फैन ने अचानक हमला कर दिया। वह एक तीर की तरह तेजी से आगे बढ़ा, मानो उसका पूरा शरीर बिजली की किरण में बदल गया हो। वह पलक झपकते ही उड़ती हुई गति से उन दोनों लोगों के सामने पहुंच गया। इससे पहले कि वे दोनों कुछ प्रतिक्रिया दे पाते, उन्हें अपने सामने बिजली जैसी हलचल महसूस हुई और सीने में ऊर्जा और रक्त का प्रवाह तेज हो गया। इसके बाद खून का एक घूंट उनके मुंह से निकला और वे बेबस होकर जमीन पर गिर पड़े। हे भगवान, ये शक्ति तो चौथे दर्जे के कौशल की है। ये कैसे संभव है कि यह व्यक्ति चौथे दर्जे के कौशल का उपयोग कर सकता है? मुझे पता है। वह इस वर्ष की आंतरिक दरबारी शिष्य परीक्षा का विजेता है। वह भयंकर व्यक्ति जिसने 40 भयंकर राक्षसों का वध किया। ये कैसे संभव है? आंतरिक दरबार के शिष्य की परीक्षा उत्तीर्ण करने की अवधि तो सीमित ही होती है। वह इतनी जल्दी चौथे स्तर की क्षमता का उपयोग कैसे कर पा रहा है? इतना ही नहीं, उसकी आभा स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक जगत के छठे स्तर की है। ये कैसे संभव है कि उसने आध्यात्मिक जगत के 7वें स्तर के 2 विशेषज्ञों को पल भर में हरा दिया? क्या चौथे स्तर के कौशल वाकई इतने भयानक होते हैं? वहां मौजूद भीड़ पल भर में तेल के उड़ते हुए बर्तन की तरह हो गई। अगर यह कहा जाता था कि चू फैन ने सोलियू गठबंधन के लोगों से लड़ते हुए अपनी क्रूरता का प्रदर्शन किया था, तो अब वह अपनी पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। वह एक अविश्वसनीय व्यक्ति थे, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सहनशीलता की सीमाओं को तोड़ दिया, और इस हद तक ऐसा कर पाना वास्तव में एक प्रतिभा के रूप में देखा जाता था। सचमुच अज्ञानी, साधारण लोग प्रतिभावानों की दुनिया को कैसे समझ सकते हैं? सू मेई ने भीड़ पर एक नजर डाली, जिनके चेहरे सदमे से भरे थे। फिर उसने अपनी नजर चू फैन पर डाली। तभी उसे पता चला कि चू फैन निवास के मुख्य हॉल में गायब हो गया था। धिक्कार है, ये आदमी तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। ये देखकर सू मेई उछल पड़ी और घर की ओर दौड़ पड़ी। प्रियजनों, आप लोग इंतजार कर रहे थे ना? मैं अभी आपके साथ रहूंगी। उस कमरे में वापस आकर लियुमान ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और अपने अतुलनीय रूप से बदसूरत शरीर को प्रदर्शित किया। उसकी चमकती निगाहें बिस्तर पर लेटी चू युए और चू जू पर टिकी थी। उसने बेशर्मी से अपने होंठ चाटे, उत्तेजित होकर अपने हाथ मले और बोलते बोलते ही उन दोनों पर टूट पड़ने का इशारा किया। धमाका! लेकिन ठीक उसी समय एक जोरदार आवाज गूंजी। आवाज के स्रोत की ओर देखते ही लियुमान का चेहरा एकदम बदल गया और डर से उसकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि कमरे के दरवाजे के फ्रेम उखड़ गए और उसी क्षण वह उसकी ओर उड़ता हुआ आया। उस गति से उससे बचना उसके लिए असंभव था। तारांकन धमाका! आह! एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजे का फ्रेम लियुमान के शरीर पर जोर से गिरा और चकनाचूर हो गया। धुंधली आंखों और चक्कर से बेहाल लियुमान कमरे के कोने में जा गिरा। उसका शरीर लकड़ी के बुरादे से भरा हुआ था और यह कोई मामूली टक्कर नहीं थी। जैसे जैसे वह धीरे धीरे संभलने लगा, उसे ये देखकर गहरा सदमा लगा कि कमरे में एक और व्यक्ति मौजूद था। वह व्यक्ति ठीक उसके सामने खड़ा था और उसे घूर रहा था। हालांकि वह एक युवा ही था, लेकिन उसके पूरे शरीर से एक ऐसी आभा निकल रही थी जो उसे भयभीत कर रही थी। विशेष रूप से उसकी आंखें, ऐसा लग रहा था मानो वे रक्त की चमक से भरी हो और वह किसी शैतान जैसा दिख रहा था। तुम कौन हो? इस बात से लियुमान डर से कांप उठा। वह पीछे हटता रहा, लेकिन वह दीवार के कोने पर पहुंच चुका था और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। झटका! चू फैन ने कुछ नहीं कहा और सीधे हमला कर दिया। उसका हाथ चील के पंजे की तरह फुर्तीला था। वह सीधे लियुमान के निचले हिस्से पर गया और उसकी कमर को पकड़ लिया। बोलो, इस चीज के चक्कर में तुमने कितनी लड़कियां बर्बाद की हैं? चू फैन अचानक मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत अजीब थी। इससे पहले कि लियुमान कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसने चू फैन को मुस्कुराते हुए देखा। उसे लगा कि उसे मौका मिल गया है और उसने तुरंत अपना व्यवहार बदल दिया और जोर से चिल्लाया, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम मुझे नहीं जानते? अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज से शायद तुम उन लड़कियों के बारे में सोच सको जिन्हें तुमने पहले बर्बाद किया है। इतना कहते ही चू फैन की मुट्ठी अचानक कस गई। चू फैन रुको! ठीक उसी समय सुमेई अंदर आ गई। उसने चू फैन की हरकतें देखी और उसे रुकने के लिए चिल्लाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हवा के निकलने की 2 आवाजें सुनाई दी और चू फैन के हाथों से खून चारों ओर फैल गया। आह! लियुमान मरते हुए सुअर की तरह चीख रहा था। उसके दोनों हाथ उस जगह को ढके हुए थे और वह जमीन पर इधर उधर लौट रहा था, लेकिन दर्द असहनीय था और वह जल्दी ही बेहोश हो गया। चू फैन, तुमने तो बवाल खड़ा कर दिया। ये दृश्य देखकर सुमेई भी शांत नहीं रह सकी। विपदा! उसने मेरे परिवार को छूने की हिम्मत की, इसलिए वही आपदा का कारण बना। उसे सौभाग्यशाली होना चाहिए कि उसने चू युए को छुआ नहीं, वरना मैं सिर्फ उसकी गुप्तांग ही नहीं तोड़ता, बल्कि उसकी जान भी ले लेता। चू फैन ने ठंडी सांस ली और तेजी से चू युए और चू जू की ओर चल पड़ा। सिसकियां! जब चू फैन ने चू युए और चू जू की रस्सियां खोली, तो दोनों ने खुद को चू फैन के आलिंगन में डाल दिया और बिना आवाज किए रोने लगी। अगर चू फैन जल्दी नहीं आता, तो लियुमान के हाथों उन दोनों की पवित्रता सचमुच नष्ट हो जाती। उसके बाद चू फैन चू परिवार के साथ चला गया। इस घटना ने दरबार में तुरंत हलचल मचा दी। लियू गठबंधन के आसपास जमा भीड़ भी बढ़ती ही गई। सभी लोग जानते थे कि एक युवक ने अकेले ही 100 लियू गठबंधन सदस्यों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उस लियू गठबंधन को रौंद डाला, जो केवल बुराई का पर्याय था। उस युवक का नाम चू फैन था। ये बात तो सभी जानते थे कि चू फैन का नाम दरबार में हर जगह फैल जाएगा, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि चू फैन कल तक जीवित रहेगा या नहीं। चू फैन ने न केवल लियू गठबंधन को रौंद डाला, बल्कि उसने लियुमान को भी तोड़ दिया और लियू परिवार की वंश परंपरा को समाप्त कर दिया। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए लियुमान के दादा के रूप में वह कैसे चुपचाप देखते रह सकते थे और परवाह न करते? चू फैन के लिए एक विपत्ति का आना तय था। दरअसल लियुमान के नशे में धुत होने के कुछ ही समय बाद जिस घर में चू फैन मौजूद था, उसे लोगों ने घेर लिया। लेकिन वे साधारण शिष्य नहीं थे, वे आंतरिक दरबार के वरिष्ठ अधिकारी थे। वे सभी उत्पत्ति क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और दंड विभाग के लोग थे। उन बुजुर्गों का सामना करते हुए चू फैन के पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए वह केवल आज्ञाकारी होकर उन्हें उसे ले जाने देने के लिए बाध्य था। खत्म! चू फैन का काम तमाम। वो लियू चेनगन निश्चित रूप से चू फैन की जान ले लेगा। अरे, कितना अफसोस की बात है। उनके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का भविष्य उज्जवल होना चाहिए था। जैसे ही उन्होंने उच्च पदस्थ दरबार में प्रवेश किया, लेकिन उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को उकसाया जिसे उन्हें नहीं उकसाना चाहिए था। उस समय चू फैन के घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा थे।
वे लोग चू फैन का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। चू फैन को दंड विभाग द्वारा ले जाते हुए देखकर सभी को उस पर दया आ गई, लेकिन उन्होंने पास ही मंडरा रही सुमेई पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही बड़े बुजुर्ग वहां पहुंचे, वह मुड़कर चली गई। कई ऐसे स्थान थे जिनका प्रबंधन वरिष्ठ नागरिक करते थे। मार्शल स्किल बिल्डिंग, दंड विभाग, मिशन चयन स्थान के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। वह था वरिष्ठ नागरिकों का भवन। बुजुर्गों के भवन में हजारों बुजुर्ग मौजूद थे और यह वह क्षेत्र था जहां बुजुर्ग सबसे ज्यादा इकट्ठा होते थे। सुरू वहां की प्रबंधक थी। क्या तुमने कहा कि चू फैंग ने लियू मान के जन्नांगों को नष्ट कर दिया? बुजुर्गों के भवन के एक विशेष हॉल में सुमेई की कहानी सुनने के बाद सुरू का सुंदर चेहरा सदमे से भर गया। हाँ, सही कहा, आपको चू फैंग की मदद करनी होगी, नहीं तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। सुमेई ने विनती करते हुए कहा। हालात अच्छे नहीं हैं, लियू चेनेगन के तरीकों से अगर वह खुशी खुशी मर भी जाए तो ये सौभाग्य की बात होगी। चू फैंग बहुत ही जल्दबाज है, मैं उसकी मदद नहीं कर सकती, सुरू ने आह भरते हुए खेद से कहा। क्या तुम चू फैंग जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को इस तरह मरते हुए चुपचाप देखते रहोगे? तुम्हें पता है कि अगर हम उसे अपने साथ मिला लेते हैं तो हमारे सुपरिवार को कितने फायदे होंगे? सुमेई थोड़ी घबराई हुई थी। चू फैंग वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और अगर उसका सही विकास हो तो वह हमारे सुपरिवार के लिए बहुत मददगार साबित होगा, लेकिन फिर भी वह इतना काबिल नहीं है कि मैं लियू चेनेगन के प्रति शत्रुता रखूं। सुरू ने सिर हिलाया। लेकिन वह तो आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न व्यक्ति है। हमारे सुपरिवार ने उसके जैसे व्यक्ति की तलाश में कितना समय बिताया है, क्या अब भी वह आपके लिए उसकी मदद करने लायक नहीं है? सुमेई ने भावुक होकर कहा। तुमने क्या कहा, दोबारा कहो। ये शब्द सुनकर सुरू के चेहरे के भाव तुरंत बहुत बदल गए। मैंने कहा, क्या अब भी वह आपके लिए उसकी मदद करने लायक नहीं है? नहीं, पिछला वाक्य, वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति है। बहन, क्या ये सच है? चू फैंग के पास आध्यात्मिक शक्ति है, आपको कैसे पता चला? उसी क्षण सुरू ने उत्साह से सुमेई के कंधों को पकड़ लिया और जोर से सवाल किया। मैंने खुद देखा है, क्या आपको इसके बारे में पता नहीं था? सुरू के अचानक बदले हुए व्यवहार से सुमेई दंग रह गई। क्या आपने इसे देखा? आपने इसे कब देखा? ये देखकर कि सुरू को वास्तव में ये पता नहीं था कि चू फैंग के पास आध्यात्मिक शक्ति है, सुमेई ने आध्यात्मिक औषधि की खोज में घटी हर बात सुरू को विस्तार से बताई। अगर तुम्हारी बात सच है तो इस चू फैंग के पास वाकई आध्यात्मिक शक्ति है। सुरू ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अपने गर्व से भरे सीने को एक बार ऊपर नीचे करने के बाद उसने शांत भाव से कहा, इस चू फैंग को बचाना ही होगा। दंड विभाग वह क्षेत्र था जहां गलत काम करने वाले शिष्यों को दंडित किया जाता था और अपराधियों को कैद किया जाता था। यहाँ बंद किए गए सभी लोग जरूरी नहीं कि एजो ड्रैगन एलायंस के ही हों, लेकिन जो लोग यहाँ बंद हो जाते थे वे दंड के दर्द से बच नहीं सकते थे। उसी क्षण दंड विभाग के सबसे सख्त क्षेत्र में स्थित एक लोहे की जेल में चू फैंग के दोनों हाथ लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए थे और उसे हवा में लटका दिया गया था। उसके सामने करीब एक दर्जन बुजुर्ग बैठे थे। उनमें सबसे मुखिया एक बूढ़ा आदमी था जिसके बाल सफेद थे और दाढ़ी थी। उस बूढ़े आदमी की तलवार जैसी भौहें ऊपर की ओर उठी हुई थी और उसकी दाढ़ी बिखरी हुई थी। एक नजर में ही कोई समझ सकता था कि वह एक क्रूर स्वभाव का व्यक्ति था। वह दंड विभाग का प्रबंधक था, लियू मान का दादा लियू चेनेगन। उस समय लियू चेनेगन की दोनों आंखें बंद थीं। उन्होंने भारी स्वर में पूछा, क्या मांगेर के घाव ठीक हो सकते हैं? महोदय, युवा स्वामी मान की चोटें अब स्थिर हैं, लेकिन मुझे खेद है कि उस हिस्से को ठीक नहीं किया जा सकता। कचरा। लियू चेनेगन अचानक उठ खड़ा हुआ और जिस कुर्सी पर वह बैठा था वह तुरंत हिलकर चकनाचूर हो गई। उसने अपने बगल में बैठे बुजुर्ग की ओर इशारा करते हुए कहा, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, मांगेर के घावों का इलाज होना ही चाहिए। जी हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। वह बुजुर्ग डर के मारे पीछे हटता चला गया, फिर मुड़कर चला गया। उसी क्षण लियू चेनेगन ने अंततः अपनी प्रतिशोधी दृष्टि चू फैंग की ओर डाली और उग्र स्वर में कहा, इस बदमाश के जननांग काट दो, उसकी आंखें निकाल दो, उसके कान, नाक, जीभ काट दो और उसके चारों अंग काट दो। जी सर। लियू चेनेगन के ये शब्द खत्म होते ही उनके पीछे खड़े बुजुर्गों ने तरह तरह के उपकरण पकड़े हुए थे और धीरे धीरे चू फैंग की ओर बढ़ने लगे। उनके चेहरों पर भयावह भाव थे, मानो वे चू फैंग को 8 टुकड़ों में काट देंगे। वास्तव में वे ऐसा करने की तैयारी कर ही रहे थे। गड़गड़ाहट। ठीक उसी समय लोहे की जेल का मोटा दरवाजा चकनाचूर हो गया। उसी समय दरवाजे के सामने एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। उस समय सुरू ने सफेद पोशाक पहनी हुई थी। उस पोशाक और उसके लोमड़ी जैसे चेहरे के साथ वह भीड़ से बिल्कुल अलग दिख रही थी और उसका व्यवहार भी सामान्य से हटकर था। लेकिन जब सुरू प्रकट हुई तो बुजुर्गों के चेहरे के भाव अधिक गंभीर हो गए। लोहे की जेल की सुरक्षा पहले से ही कड़ी थी। दंड विभाग के लोगों के अलावा किसी और को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। सुरू की वर्तमान हरकतें मानो जबरदस्ती घुसने के समान थीं। एल्डर सुरू, ये तो एक दुर्लभ अतिथि है। मुझे आश्चर्य है कि मेरे दंड विभाग में आपका क्या काम है। हालांकि सुरू बुरे इरादों से आई थी, लेकिन इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में सोचने के बाद यहाँ तक कि लियू चेनेगन को भी उसका सामना करते हुए मुस्कुराना पड़ा। बस एक छोटी सी समस्या है, आशा है आप मेरी मदद कर सकेंगी। सुरू की मनमोहक मुस्कान में हजारों तरह की सुंदरता थी और यहाँ तक कि बूढ़े लोगों को भी उसे संभालना मुश्किल लगता था। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कृपया बताएं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, लियू चेनेगन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इस चू फैंग को यहाँ से ले जाना चाहती हूँ, सुरू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उन शब्दों को सुनकर न केवल अन्य लोगों के चेहरे पर बल्कि हमेशा मुस्कुराती रहने वाली लियू चेनेगन के चेहरे के भावों में भी बहुत बड़ा बदलाव आया। सुरू, ये कैसा मजाक है? क्या तुम्हें पता है चू फैंग ने क्या किया? लियू चेनेगन का रवैया गंभीर हो गया। उसने चाहे जो भी किया हो, आज मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगी। सुरू ने भी अपनी मुस्कान छुपा ली। यह ठीक नहीं है, मैं अभी कह रहा हूँ, भगवान भी आ जाए तो भी चू फैंग को अपने साथ ले जाने की सोचना भी मत। उसे बाहर तक छोड़ दो। लियू चेनेगन ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई, मुड़ा और सुरू की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। बुजुर्ग सुरू, कृपया आइए। ये देखकर कई बुजुर्गों ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सुरू की ओर कदम बढ़ाया, मानो उसे अपने साथ ले जाना चाहते हो। लेकिन पास पहुंचने से पहले ही सुरू के शरीर से एक निराकार दबाव उत्पन्न हुआ। वह दबाव बहुत शक्तिशाली था और भंवर की तरह घूमने लगा। पल भर में ही उसने पूरी लोहे की जेल को भर दिया।
लगभग उसी समय जब दबाव कम हुआ तो करीब 1 दर्जन बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़े और उनके मुंह से खून की बौछारें निकलने लगी। केवल लियू चेनेगन ही खड़े रह सके। उसी क्षण सुरु के चारों ओर एक बवंडर सा घूमने लगा और उसके काले लंबे बाल हवा में उड़ने लगे। उसकी बर्फ जैसी सफेद लंबी पोशाक ऐसे हिल रही थी मानो कोई परी उतर रही हो, लेकिन उसकी निगाहें असामान्य रूप से बर्फीली ठंडी थी। मैं अभी यह भी कह देता हूँ, चाहे तुम चाहो या न चाहो, तुम्हें चू फैंग को रिहा करना ही होगा। सुरु, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। ये देखकर लियू चेनेगन भी क्रोधित हो गया। उसी तीव्र दबाव के साथ विस्फोट हुआ और लोहे की जेल को अपनी चपेट में ले लिया। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। उस समय चू फैंग को चारों ओर से कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। वह ये भी देख सकता था कि मजबूत लोहे की जेल बुरी तरह कांप रही थी, मानो उन दोनों के दबाव को सहन करने में असमर्थ हो। दबाव के कारण यहाँ तक कि मूल क्षेत्र के बुजुर्ग भी जमीन पर खड़े होकर अपना सिर पकड़कर चिल्लाने लगे क्योंकि इसे सहन करना मुश्किल था। लेकिन चू फैंग पूरी तरह ठीक था। उसके चारों ओर एक गर्म आभा थी जो उसे एक शक्तिशाली शक्ति से बचा रही थी। ये स्पष्ट था कि सुरु का दबाव उसकी रक्षा कर रहा था। लियू चेनेगन, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीचा समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे विरोध के लायक नहीं हो। अचानक सुरु ने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, एक गहरी दरार धीरे धीरे एक चलते हुए सांप की तरफ फैल गई। वह तेजी से जमीन पर आगे बढ़ी और लियू चेनेगन की ओर चल पड़ी। तारांकन धमाका। आह! जब दरार लियू चेनेगन के सामने पहुंची तो वह तुरंत उड़ गया और लोहे की दीवारों से जोर से टकरा गया। जैसे ही वह गिरा, उसका मुंह खुला और उसके पुराने खून का एक घूंट बाहर निकल आया। तुम सच में इस मुकाम तक पहुंच गए। इतनी ताकत होने के बावजूद तुम अब भी दरबार में एक वरिष्ठ के रूप में क्यों ठहरे हो? लियू चेनेगन ने डर से भरी आंखों से सुरु को घूरते हुए कहा, क्योंकि सुरु की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में नहीं पूछा जाना चाहिए। सुरु ने तिरस्कार भरी नजर से लियू चेनेगन को देखा और अपने हाथों को हवा में लहराया। कुछ धमाकों और झंझनाहट के साथ चू फैंग के हाथों में बंधी लोहे की जंजीरें कट गईं। इसके साथ ही चू फैंग को भी आजादी मिल गई और वह मजबूती से जमीन पर उतर गया। हालांकि चू फैंग को यह नहीं पता था कि सुरु क्यों आए और उसे बचाया, फिर भी वह तुरंत उसके पास दौड़ गया। वह जानता था कि इस समय केवल उसके पास रहने से ही वह सबसे सुरक्षित स्थिति में होगा। चू फैंग ने जमीन पर पड़ी दरार को देखा और ठंडी हवा का एक झोंका महसूस किया। पूरी लोहे की जेल भारी और मोटे लोहे से बनी थी। इस लोहे पर एक कदम रखकर दरार पैदा कर पाना सुरु की असाधारण शक्ति को दर्शाता है। चू फैंग को ज्यादा चोट नहीं आई थी और सुरु ने भी चू फैंग को देखकर प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। उसने चू फैंग का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। ध्यान से देखने पर चू फैंग ने पाया कि सुरु काफी सुंदर थी। हालांकि सुमेई का चेहरा सुरु से कम सुंदर नहीं था, फिर भी वह थोड़ी कम उम्र की थी और थोड़ी अपरिपक्व थी। लेकिन सुरु अलग थी। उसमें ये सब कुछ नहीं था और उसका पूरा शरीर एक परिपक्व आकर्षण बिखेर रहा था। यहाँ तक कि उसके शरीर की सुगंध भी बेहद मनमोहक थी। तारांकन था, लेकिन जैसे ही चू फैंग उस मोहक सुगंध में डूब गया, सुरु अचानक रुक गई, पीछे मुड़कर देखा और बेहद ठंडे स्वर में लियू चेनेगन से कहा, चू फैंग पर छुपकर हमला करने या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। अन्यथा तुम्हारे पोते के घायल होने जितना आसान नहीं होगा। मैं तुम्हारे पूरे लियू परिवार को एज और प्रांत से मिटा दूंगा। सुरु, मुझ पर दबाव मत डालो। अगर तुम हद से ज्यादा दबाव डालोगी तो इससे किसी को फायदा नहीं होगा। लियू चेनेगन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ओह, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं। मैं आपके साथ हमेशा चलूंगी। सुरु अचानक मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान बेहद ठंडी थी। उसने लियू चेनेगन से और कोई फालतू बात नहीं की और चू फैंग के साथ लोहे की जेल से बाहर निकल गई। सुरु के चले जाने के बाद लियू चेनेगन एक बिना हवा वाली गेंद की तरह हो गया और भावहीन चेहरे के साथ कमजोरी से जमीन पर लंगड़ाता हुआ चला गया। कुछ देर बाद उसने कड़वी मुस्कान दी और उसके पुराने आंसू बहने लगे। वह जानता था कि अभी अभी उसने जो कहा वह अतिशयोक्ति थी, क्योंकि उसके लियू परिवार और सु परिवार की पृष्ठभूमि की तुलना करें तो ये सचमुच एक छोटे जादूगर और एक महान जादूगर के बीच की तुलना जैसा था। इसका जिक्र करना भी व्यर्थ था। आज वह अपनी अप्रिय सांस को निगलने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। उसके भाग्य में अब कोई और मौका नहीं लिखा था, क्योंकि वह अपने पूरे परिवार को खत्म होते नहीं देखना चाहता था। बुजुर्गों के भवन के एक हॉल में सुरु चाय बनाने में व्यस्त थी। चू फैंग एक स्टूल पर एक पैर रखकर बैठा था और छिपकर सुरु की सुविकसित स्तनों और चिकने व गोल नितंबों को घूर रहा था। उसकी नजर पोशाक के नीचे से हटकर उन बर्फ जैसे सफेद, लंबे और खूबसूरत पैरों पर पड़ी और उसके पेट में एक अजीब सी आग सी उठ खड़ी हुई। हे, ये तो वाकई कमाल की औरत है। चू फैंग ने मन ही मन आह भरी। ऐसे खूबसूरत शरीर का आनंद लेने वाला व्यक्ति वाकई बहुत भाग्यशाली होगा। इतनी आकर्षक काया के साथ अगर उनके कपड़े उतारकर उनकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा को दिखाना संभव होता तो चू फैंग को केवल इसके बारे में सोचने भर से ही खुद को भाग्यशाली महसूस होता। लेकिन वह सोच में पड़ गया, क्योंकि वह जानता था कि सुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। इतना ही नहीं, वह अनगिनत आंतरिक दरबारी शिष्यों के दिलों में देवी थी। यहाँ तक कि प्रमुख शिष्य और वरिष्ठ भी उसके पीछे दीवाने होकर अपने दिल की बात कहते थे। लेकिन आज तक कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। इसलिए यह महिला ऐसी नहीं थी जो आसानी से हार मान ले और आम लोगों के हाथों आनंद ले लो। डर कम करने के लिए एक कप चाय पी लो। सुरु ने चू फैंग को एक कप सुगंधित चाय दी। धन्यवाद एल्डर सुरु, मुझे सचमुच बहुत प्यास लगी है। चू फैंग ने चाय ली और उसे मुंह में डाल लिया। उसने और चाय पीने की इच्छा जताते हुए पूछा, क्या आपके पास और है? मैं करता हूँ। सुरु लगातार चू फैंग के लिए कुछ और कप चाय डालती रही और चू फैंग हमेशा उसे एक ही घूंट में खत्म कर देता था। पूरी चाय खत्म करने के बाद उसने संतुष्टि से अपना मुंह पोंछा। मुंह पोंछते हुए उसे डकार भी आई। चू फैंग को इस तरह व्यवहार करते देख सुरु हैरान रह गई। यह आदमी डरा हुआ कैसे हो सकता है? ये तो साफ तौर पर सिर्फ प्यासा है। ये सोचकर कि इतनी कम उम्र का एक युवक इतनी खतरनाक स्थिति में इतना निडर हो सकता है, उसकी इस तरह की हिम्मत, दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता ने उसे उसके प्रति एक नया नजरिया दिया। जितना अधिक वह सोचती गई, उतना ही उसे यकीन होता गया कि उसने आज सही व्यक्ति की जान बचाई है। सुरु जी, आज आपने जो मदद की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना मुझे डर है कि मेरी जान ही चली जाती। चू फैंग खड़ा हुआ और दिल से धन्यवाद कहा। लेकिन उसने ये भी अनुमान लगाया कि सुरु ने उसे इसलिए बचाया क्योंकि वह उसे अपने जाल में फंसाना चाहती थी। लेकिन आखिरकार उसने उसे बचाया तो था ही। अगर वह अपना आभार व्यक्त नहीं करता तो ये स्वयं को धोखा देने जैसा होता।
धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। इस स्थिति में गलती लियू मान की थी और एजोड ड्रैगन स्कूल के एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में आपके संरक्षण में रहना मेरे लिए स्वाभाविक है। वैसे भी आप एक असाधारण और उत्कृष्ट शिष्य हैं। सुरू ने मधुर मुस्कान बिखेरी और फिर चू फैन की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, चूंकि तुम तीनों वज्र शैलियों को जानते हो तो इसे वापस कर दो। ऐसी मार्शल कला को बाहर नहीं फैलाया जा सकता। एल्डर सुरू, मैं सच कहूं तो तीनों थंडर स्टाइल में से मैं सिर्फ 2 का ही इस्तेमाल कर सकता हूं और तीसरे को अभी तक समझ नहीं पाया हूं। चू फैंग ने तीनों थंडर स्टाइल निकाले, लेकिन उन्हें उनसे अलग होने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। सुरू ने तीनों थंडर स्टाइल धारण किए, फिर मुस्कुराते हुए चू फैंग से कहा, मैं इसे छुपाऊंगी नहीं। इस स्कूल के संस्थापक के अलावा किसी ने भी तीसरी शैली को सही मायने में नहीं समझा था, इसलिए यदि आपने पहली 2 शैलियों में महारत हासिल कर ली है तो ये ठीक है। ओह, सुरू की बात सुनकर चू फैंग मन ही मन खुश हो गया, क्योंकि उसे हल्का सा एहसास था कि तीसरी शैली में कोई ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे वह अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। लेकिन चू फैंग को यह भी महसूस हुआ कि एक दिन वह इसे पूरी तरह समझ लेगा। उस समय क्या वह एजोड ड्रैगन फाउंडर के अलावा तीसरे स्टाइल को जानने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं होगा। उसके बाद सुरू ने चू फैंग से थोड़ी बातचीत की, लेकिन वह केवल एक बड़े की अपने शिष्य के प्रति चिंता थी और उसने चू फैंग को अपने जाल में फंसाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा। बड़ों की इमारत से निकलने के बाद चू फैंग के मन में एक विचार आया। हालांकि सुरू सुमेई से कहीं अधिक सौम्य प्रतीत होती थी, लेकिन उसकी सोच सुमेई से कहीं अधिक गहरी थी। ओह, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। जैसे ही चू फैंग बुजुर्गों की इमारत के बड़े दरवाजे से बाहर निकला, उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि तितली जैसी एक आकृति उसकी ओर आ रही है। ये सुरू की छोटी बहन सुमेई थी। इस बार आपकी वजह से। चू फैंग मुस्कुराया। वह जानता था कि सुरू ने उसकी मदद शायद इसी लड़की की वजह से की थी। कम से कम सुरू को जानकारी तो इसी लड़की ने दी थी। अरे, मुझे तो पता ही नहीं चला, लेकिन लगता है तुम्हारे अंदर अभी भी दिल है। पर अगर तुम मुझे आभार व्यक्त करने वाले हो तो सिर्फ जबान से ही तो नहीं कर सकते, है ना? क्या तुम्हें इसे और भी भौतिक तरीके से नहीं जाहिर करना चाहिए? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें चूमूं? छुट्टी। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गले लगाऊं? अभी तुरंत निकल जाओ। ठीक है, मैं घाटा स्वीकार कर लूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। तुरंत अभी निकल जाओ। सुमेई का छोटा सा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। हालांकि वह जानती थी कि चू फैंग बेशर्म है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतना बेशर्म होगा। इसलिए उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और मुड़कर चली गई। सुमेई को मुंह फुलाकर जाते देख चू फैंग हंस पड़ा। हालांकि वह सुरू को चिढ़ाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन इस छोटी लड़की को चिढ़ाने की हिम्मत उसने कर ही ली। लेकिन थोड़ी हंसी के बाद चू फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं विंग्स अलायंस में शामिल हो जाऊं? सच में? ये शब्द सुनकर सुमेई तुरंत रुक गई। उसकी चमकदार आंखें झिलमिलाती हुई चू फैंग को घूर रही थी। जरूर बहनों, मेरा आप पर एक एहसान है जिसे मैं जल्द ही चुका दूंगा। इसे एहसान चुकाना नहीं कह सकते, बस आपकी छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए है। चू फैंग के शब्द दिल से निकले थे। हालांकि सुमेई ने उसकी क्षमता को पहचान लिया था, लेकिन फिलहाल वह कुछ भी नहीं था। अगर उन्होंने उसकी जान न बचाई होती तो शायद उसकी जान भी न लौटती। एहसान का बदला चुकाना बहुत जरूरी होता है। चू फैंग ऐसा ही इंसान था। पहले तो जब उसने ड्रैगन और टाइगर भाइयों को मना किया तो उसे अपनी जन्मजात प्रतिभा के उजागर होने की चिंता थी, लेकिन अब वह पहले ही उजागर हो चुकी थी। उसने आज मना कर दिया क्योंकि उसे सुमेई की धमकियां पसंद नहीं थी। लेकिन अभी अपनी ताकत के बावजूद वह भीतरी दरबार में चू युए और उसके परिवार की रक्षा नहीं कर सकता था। इसलिए उन्हें लगा कि विंग्स अलायंस में अभी शामिल होने से सैकड़ों फायदे होंगे और कोई नुकसान नहीं होगा। इससे उनके चू परिवार के विकास में भी काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा चू फैंग को बहुत ही धुंधले ढंग से यह महसूस हो रहा था कि सुमेई और सुरू की पृष्ठभूमि साधारण नहीं थी और तथाकथित सुपरिवार भी साधारण नहीं होगा। जिस परिवार के पास रहस्यमयी तकनीकें हों, वह निश्चित रूप से सामान्य शक्ति नहीं होगी। वह कम से कम एजोड ड्रैगन स्कूल के समकक्ष होगी। इसलिए उसे लगा कि सुरू और सुमेई के एजोड ड्रैगन स्कूल जाने का कारण एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जिसमें इतनी शक्ति हो कि वे उसे अपने परिवार में शामिल कर सकें। ठीक उसी तरह जैसे लियू चेनिगन ने सुरू से पूछा था, इतनी शक्ति होने के बावजूद वह भीतरी दरबार में क्यों रही? वह मुख्य बुजुर्ग क्यों नहीं बनी? इसका कारण यह था कि मुख्य शिष्यों को अन्य लोग आसानी से अपने साथ नहीं मिला लेते थे। लेकिन भीतरी समूह के अधिकांश शिष्य नए लोग थे। उन्हें आकर्षित करना आसान था और अपने साथ मिलाना तो और भी आसान था। अंततः वे बहनें अपने परिवार की शक्ति को बढ़ा रही थीं। चू फैंग ने भी उनके परिवार में शामिल होने का फैसला किया। टीएन, यहाँ कुल शब्द का प्रयोग शायद बेहतर होता, लेकिन मैंने एकरूपता बनाए रखने के लिए इसे परिवार ही रखा है। तो तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ी सी अंतरात्मा बची है। ये सुनकर कि चू फैंग सचमुच सहमत हो गया, सुमेई ने मीठी मुस्कान के साथ चू फैंग से कहा, कल हमारे विंग्स अलायंस का एक मिशन है, तुम भी उसमें शामिल हो जाओ। मिशन? किस मिशन में इतने सारे लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है? चू फैंग ने हैरानी जताई। विंग्स अलायंस के सदस्यों की काबिलियत को देखते हुए उनमें से हर कोई अकेले ही बेहद मुश्किल मिशन को पूरा करने की क्षमता रखता था। फिर उन्हें उसकी भी जरूरत क्यों पड़ेगी? तुम्हें लगता है कि यह मिशन सिलेक्शन लोकेशन पर मिलने वाले बेकार मिशनों जैसा होगा? मैं तुम्हें बता दूं, विंग्स अलायंस कभी भी ऐसे मिशन नहीं करेगा। हमारे मिशन कोर शिष्यों के मिशनों से आसान नहीं होते, इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद को तैयार कर लो। साथ ही इस मिशन का इनाम भी बहुत बड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई हमें यह मिशन नहीं दे रहा है, बल्कि हम इस मिशन से सब कुछ खुद ले रहे हैं। सुमेई ने गंभीरता से कहा, अरे यार, हम कोई सामूहिक डकैती तो नहीं कर रहे हैं? चू फैंग मुस्कुराते हुए बोला, बेवकूफ, कल दोपहर को यहाँ आकर मुझे ढूंढना, और हाँ, एजोड ड्रैगन स्कूल के कपड़े मत पहनना। सुमेई ने चू फैंग को एक पर्ची और एक बैज दिया। पर्ची पर कल मिलने की जगह लिखी थी और बैज विंग्स अलायंस का प्रतीक था। और क्या तलवार गठबंधन मेरे परिवार को मुसीबत में नहीं डालेगा? चू फैंग को अपनी चिंता नहीं थी, उसे सिर्फ चू युए और बाकी लोगों की चिंता थी। ऐसा नहीं भी हो सकता है। स्वॉर्ड अलायंस, लियू अलायंस की तरह कोई बेकार गठबंधन नहीं है जो सिर्फ अपने इतिहास पर निर्भर रहता है। उनके पास वाकई कुछ हद तक ताकत है, लेकिन अगर उन्होंने गड़बड़ी पैदा करने की हिम्मत की तो मेरा विंग्स अलायंस उन्हें बता देगा कि आंतरिक दरबार में असली बॉस गठबंधन कौन है। ये सब कहने के बाद सुमेई उछलती कूदती हुई चली गई। देखकर लग रहा था कि उसका मूड काफी अच्छा था।
विंग्स एलायंस के पास किस तरह की ताकत है? चू फैंग ने अपने हाथ में मौजूद बैज को देखा और उसका दिल अनजाने में थोड़ा सा धड़क उठा। सू मेई के पहले के शब्दों से वह समझ गया था कि विंग्स एलायंस स्वॉर्ड एलायंस को हल्के में नहीं लेता। इससे पता चलता है कि विंग्स एलायंस वाकई में साधारण नहीं है। उसके बाद चू फैंग ने विंग्स एलायंस का बैज पहन लिया। वह जानबूझकर भीतरी प्रांगण में घूमने लगा। इसका कारण ये था कि वह विंग्स एलायंस का सदस्य है और स्वॉर्ड एलायंस को ये संदेश देना चाहता था कि वे उसके परिवार पर हमला न करें। देखो, क्या वह चू फैंग नहीं है? वही चू फैंग जिसने लियू गठबंधन को रौंद डाला और लियू मान को बर्बाद कर दिया। हाँ, ये वही व्यक्ति है, इसमें कोई शक नहीं। उस समय मैं घटनास्थल पर मौजूद था, इसलिए मैं उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकता था। लेकिन क्या उसे दंड विभाग द्वारा ले जाया नहीं गया था? वह यहाँ सुरक्षित और स्वस्थ कैसे प्रकट हो सकता है? और उसकी छाती को देखो, क्या वह विंग्स एलायंस का बैज नहीं है? वह पहले ही विंग्स एलायंस में शामिल हो चुका है। पहले तो उसने विंग्स एलायंस का निमंत्रण ठुकरा दिया था, लेकिन अब वह इसमें शामिल होने में सक्षम हो गया है। वह दंड विभाग की सजा से भी बच गया। इस चू फैंग का इतिहास कितना गहरा है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसने लियू मान के साथ ऐसा करने की हिम्मत की। लगता है कि यह चू फैंग उतना सीधा साधा नहीं है जितना दिखता है। भविष्य में इस व्यक्ति को नाराज मत करना। चू फैंग इधर उधर घूम रहा था और उसे जानने वाले लोग आश्चर्य से लगातार चिल्ला रहे थे। चू फैंग की ताकत पर आहें भरने के अलावा उन्हें चू फैंग के पीछे छिपी शक्ति पर भी विचार करना पड़ रहा था। काफी देर तक घूमने के बाद चू फैंग की मुलाकात तलवार गठबंधन के कई लोगों से हुई, लेकिन उनमें से किसी ने भी उस पर हमला नहीं किया, जिससे ये साबित होता है कि पंथ गठबंधन में होने का फायदा उसे मिला। जब चू फैंग अपने घर लौटा तो उसने देखा कि घर में अभी भी रोशनी थी। दरवाजे के सामने कुछ लोग घूम रहे थे और उनकी आभा से वह समझ गया कि वे चू वेई और अन्य लोग थे। चू वेई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने चू वेई और बाकी लोगों को देखा, जिनके शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी, क्योंकि वे बुरी तरह घायल और जख्मी थे। वे अपने घरों में आराम नहीं कर रहे थे, बल्कि यहीं आसपास मंडरा रहे थे। चू फैंग को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों था। चू फैंग, तुम आखिरकार लौट आए, ये बहुत अच्छी बात है। अगर तुम ठीक हो तो और भी बढ़िया। चू फैंग, जल्दी अंदर आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चू फैंग को देखकर चू वेई और बाकी सबने राहत की सांस ली, मानो कोई बोझ उतर गया हो। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए चू फैंग को घर के अंदर खींच लिया। घर के दरवाजे खोलते ही चू फैंग ने देखा कि चू युए, चूजू और बाकी सभी लोग वहां मौजूद थे। यहाँ तक कि चू गठबंधन के अन्य सदस्य भी आ गए थे। हॉल के बीचों बीच एक विशाल मेज थी, उस पर कई स्वादिष्ट व्यंजन रखे थे और उनमें से अधिकतर उनके पसंदीदा थे। उसके बाद चू फैंग को पता चला कि उसके ले जाए जाने के बाद चू युए और अन्य लोग बड़ों के भवन में गए थे। वे चू फैंग के लिए मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन वे खुद ही लगभग हिरासत में ले लिए गए थे। सौभाग्य से सुरु आ गई और उसने उनकी मदद की। उसने उन्हें स्वादिष्ट भोजन तैयार करने और चू फैंग के घर पर उसका इंतजार करने के लिए भी कहा। चू फैंग निसंदेह सुरक्षित लौट आएगा। ये पहली बार नहीं था जब चू फैंग ने अपने परिवार के साथ भोजन किया था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने परिवार के साथ होने का सुकून महसूस किया। उनके प्रति सभी की भावनाएं दिल से निकली हुई थी। सब कुछ सच्चा था। बहुत से लोग चू फैंग के प्रति कृतज्ञ थे और चू फैंग को ये सच्चा व्यवहार बहुत अच्छा लगा। अगले दिन की सुबह चू फैंग जल्दी उठा और उसने कल मिले सभी मिशन प्लेट्स निकाल लिए। चूंकि वह सू मेई और अन्य लोगों के साथ एक मिशन पर जा रहा था, इसलिए मिशन प्लेटों का उसके लिए ज्यादा उपयोग नहीं था, इसलिए वह उन्हें वापस रखने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, चू फैंग ने एक आकृति देखी। ये वही दुवान युक्सुआन थी जिसने मिशन प्लेटों के लिए उससे लड़ाई की थी। उस पल चू फैंग मन ही मन खुश हो उठा। उसने दुवान युक्सुआन की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाया, ओए तुम वहां रुको। वह चीख सुनकर दुवान युक्सुआन का शरीर कांपने लगा। जब उसने सिर घुमाकर देखा तो उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया था। चू फैंग के बारे में बातें पहले ही भीतरी दरबार में फैल चुकी थी। स्वाभाविक रूप से दुवान युक्सुआन को भी इसके बारे में पता होगा, इसलिए वह चू फैंग से बेहद भयभीत था। खासकर जब उसने कल की घटनाओं के बारे में सोचा। उसने चू फैंग के प्रति अनादर दिखाया था, इसलिए उसे डर था कि चू फैंग उसे ढूंढ लेगा और उससे झगड़ा करेगा। इसी वजह से वह कल रात सो नहीं पाया और उसका डर लगातार बना रहा। अब चू फैंग को देखकर उसके पैर भी कांपने लगे थे। उस व्यक्ति के सामने जिसने लियू मान के अंडे नष्ट करने की हिम्मत की थी, उसे नहीं पता था कि चू फैंग उसके साथ क्या करेगा। जैसे ही चू फैंग दुवान युक्सुआन के सामने पहुंचा, वह अचानक जमीन पर घुटने टेककर बैठ गया और दर्द भरे चेहरे से गिड़गिड़ाने लगा। बॉस चू फैंग, कल मैंने आपको पहचाना नहीं था, इसलिए मैंने आपको उकसाया। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे इस बार के लिए भूल जाएं और मुझे क्षमा कर दें। क्या तुम उस बारे में बात कर रहे हो? चू फैंग अवाक रह गया। उसके बाद उसने अपना बैग दुवान युक्सुआन को देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, दुवान भाई, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो कृपया इन्हें मिशन चयन स्थान पर वापस ले जाने में मेरी मदद करें। आपने मुझे इसके लिए बुलाया था। दुवान युक्सुआन ने झिझकते हुए बैग उठाया और वह थोड़ा असमंजस में था। दरअसल मैं आपको ये बताना चाहता था कि आपको जो मिशन पसंद आया है वो यही है। आपको परेशान करने के लिए माफ कीजिए। चू फैंग ने दुवान युक्सुआन के कंधों पर थपथपाया और अपने मिशन की जमावड़े वाली जगह की ओर दौड़ पड़ा। पल भर में गायब हो चुके चू फैंग को देखकर और उसके चारों ओर जमा भीड़ को अजीब निगाहों से घूरते हुए देखकर दुवान युक्सुआन ने मन ही मन कोसते हुए कहा, धिक्कार है, ये तो बहुत शर्मनाक है। चू फैंग ने एजो ड्रैगन स्कूल छोड़ने के बाद सू मेई के मिलने के स्थान की ओर बढ़ते हुए दोपहर होने से पहले ही कैजुअल कपड़े पहन लिए और एक सुनसान मंदिर में चला गया। मंदिर में प्रवेश करने से पहले चू फैंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया और उसे महसूस हुआ कि अंदर 7 लोग मौजूद हैं। मंदिर में प्रवेश करने पर वास्तव में वहां 7 पुरुष और महिलाएं थीं। उन 7 में से उसने 3 परिचित चेहरे देखे। एक सू मेई थी और बाकी 2 ड्रैगन और टाइगर भाई थे। लेकिन चू फैंग उन चारों को नहीं पहचानता था। हालांकि वह उनकी ताकत की पुष्टि नहीं कर सका, लेकिन उनके चेहरों से वह समझ गया कि वे चारों साधारण लोग नहीं थे। एक लड़का और एक लड़की ऐसे प्यार का इजहार कर रहे थे मानो आसपास कोई हो ही न। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें डर हो कि कहीं दूसरे लोगों को उनके रिश्ते के बारे में पता न चल जाए। लेकिन सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि उस पुरुष ने गुलाबी रंग का लंबा गाउन पहना हुआ था। उसके सिर पर आड़ू के फूल भी थे और वह बिल्कुल एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति लग रहा था। दूसरी ओर उस महिला ने काफी मर्दाना कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसका चेहरा फिर भी स्त्री जैसा था।
हालांकि वह सुमेई जितनी खूबसूरत नहीं थी, फिर भी उसे अच्छी श्रेणी में रखा जा सकता था। प्रेमियों के अलावा वहां सफेद कपड़े पहने एक युवक भी था। घनी भौहों और बड़ी आंखों वाला उसका चेहरा आकर्षक था। चू फैन को देखकर उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और सिर हिलाया। वह काफी दोस्ताना लग रहा था। दूसरी ओर नीले वस्त्र पहने एक पुरुष था जो बिल्कुल विपरीत था। चू फैन को देखते ही उसने उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देखा और ठंडी सी आवाज में घुरघुराया। उसके बाद उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए, मानो उसके मन में चू फैन के प्रति गहरी घृणा हो आए। मैं आपको परिचय करा देती हूँ, ये हमारे विंग्स एलायंस के सबसे नए सदस्य चू फैंग हैं। देखने में भले ही युवा लगे, लेकिन ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सुमेई मुस्कुराए और परिचय शुरू किया। क्या वह तुमसे छोटा है? सुमेई सफेद वस्त्र पहने पुरुष पास आया और विनम्रतापूर्वक चू फैंग की ओर हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं बाई टोंग हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में पहले सुना है और आज तुम्हें देखकर मुझे यकीन है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। धन्यवाद, चू फैंग ने भी हाथ जोड़कर जवाब दिया। जो लोग उसके साथ शिष्टाचार से पेश आते हैं, वह भी हमेशा उनके साथ शिष्टाचार से पेश आता था। आड़ू के फूलों से सजी पोशाक पहने युवक और पुरुष वस्त्र पहने युवती भी आगे बढ़े। उस युवक ने अत्यंत गंभीरता से कहा, मैं ये ताओसी हूँ। ये मेरी भावी पत्नी झांग टिंगजी है। टीएन टाओ योजक चिन्ह ग्रेटर देन आर टीन योजक चिन्ह ग्रेटर देन सुंदर। चू फैंग भी मुस्कुराया और उन दोनों की ओर हाथ जोड़कर इशारा किया। लेकिन मन ही मन उसने कहा, अरे यार, ये ताओसी और झांग टिंगजी, ये दोनों तो सच में एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सिर्फ नाम से ही पता चलता है कि ये एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। चू फैंग, विंग्स एलायंस के विशाल परिवार में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप पिछली बातों को अपने दिल में न रखें, क्योंकि हम दोनों वास्तव में ड्रैगन और टाइगर भाई पास आए और छुपकर सुमेई को देखते हुए बोले। खांसी। ये देखकर सुमेई ने झटपट 2 बार खांसा और उन दोनों को गुस्से से देखा। देखते ही देखते वे दोनों डर के मारे अपने शब्द रोक बैठे। प्रबल आध्यात्मिक शक्ति वाले चू फैंग को पहले ही आभास हो गया था। उसने अनुमान लगाया कि सुमेई ने ही ड्रैगन और टाइगर भाइयों को कुछ करने के लिए मजबूर किया होगा। चू फैंग, तुम में तो बड़ी हिम्मत है। विंग्स एलायंस ने तुम्हें इतना प्यार से आमंत्रित किया और तुमने मना कर दिया। क्या तुम में कोई गुण या क्षमता है? ठीक उसी समय नीले वस्त्र पहने ठंडे चेहरे वाले युवक ने कहा, जिया युनफेन, चुप रहो। ये देखकर सुमेई अपना असली रूप दिखाने ही वाली थी। सुमेई, उसे अपनी बात पूरी करने दो। लेकिन चू फैंग ने सुमेई को अपने पीछे खींच लिया, मुस्कुराया, जिया युनफेन को घूरते हुए कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बताओ। मैं कह रहा हूँ कि तुम विंग्स एलायंस में शामिल होने के लायक नहीं हो। जिया युनफेन दहाड़ा। वूश एस्टरिस्क। चू फैंग के चेहरे के भाव बदल गए और उसने अचानक अपने हाथ हिलाए। एक मायावी हथेली निकली और उसने जियान युनफेन की छाती पर थपथपाया। उस पल हर कोई चौंक गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दयालु चेहरे वाला चू फैंग बिना किसी संकेत के हमला कर देगा। भ्रमित हथेली। जिया युनफेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने चू फैंग द्वारा इस्तेमाल की गई कला को तुरंत पहचान लिया। आध्यात्मिक क्षेत्र के 7वें स्तर की आभा घूमने लगी। उसने अपना हाथ घुमाया और मुक्का मारा। असीम शक्ति की एक लहर उससे फूट पड़ी। उसने जिस कला का प्रयोग किया वह चौथे दर्जे की कला थी। ये देखकर चू फैंग थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन उसे जरा भी डर नहीं लगा। उसने अपनी तकनीक बदली और प्रथम थंडर स्टाइल का प्रयोग किया। पलक झपकते ही वह जिया युनफेन के पीछे पहुंच गया। इसके बाद उसने एक और मायावी हथेली का प्रयोग किया और उसकी पीठ पर हमला कर दिया। तारांकन टकराना। वह मुक्का बिना किसी दुर्घटना के लगा। जिया युनफेन बचाव नहीं कर सका और जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। जमीन पर बुरी तरह गिरने के बाद वह कुछ मीटर दौड़कर रुक गया। इस आदमी के तरीके वाकई बहुत असरदार हैं। ये देखकर सुमेई को छोड़कर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए और उनकी आंखें चमक उठी। खासकर ड्रैगन और टाइगर भाई, वे तो इतने हैरान थे कि उनके मुंह खुले रह गए। उनकी यादों में बसा चू फैंग एक बहुत कमजोर व्यक्ति था, या कम से कम उन दोनों के सामने तो कमजोर ही था। लेकिन अब उन्हें पता चल गया कि वे पूरी तरह गलत थे। अगर जिया युनफेन चू फैंग का प्रतिद्वंदी नहीं होता तो भाई उसे और भी बुरी तरह हरा पाते। इससे साफ पता चलता है कि चू फैंग ने पहले अपनी ताकत छिपा रखी थी। पिछली झड़प में तो वह साफ तौर पर दोनों को अपनी मनमानी करने दे रहा था। उसी क्षण उन दोनों को समझ आ गया कि सुरु और बड़े ओयांग ने चू फैंग को हर हाल में विंग्स एलायंस में शामिल होने की सिफारिश क्यों की थी। दरअसल चू फैंग में वे सभी योग्यताएं थीं। क्या अब तुम्हें पता है कि मैं योग्य हूँ या नहीं? चू फैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा और जमीन से उठ रही जिया युनफेंग को देखा। तू हरामखोर। जिया युनफेंग जैसे ही उठा, वह अचानक गुस्से से चिल्लाया और एक बार फिर चू फैंग की ओर झपटा। झटके से, लेकिन ठीक उसी समय बाईटोन का शरीर पलक झपकते ही जिया युनफेंग के सामने प्रकट हो गया। उसे रोकते हुए उसने भारी स्वर में कहा, अभी अभी चू फैंग ने तुम्हारे लिए थोड़ी इज्जत बचा ली है, अब नाराजगी मत ढूंढो। जिया युनफेंग स्पष्ट रूप से बाईटोन से थोड़ा डरा हुआ था। चू फैंग के पहले के हमले के बारे में सोचकर उसने भी ठंडे स्वर में नाक सिकुड़ी और आगे कुछ नहीं कहा। आध्यात्मिक जगत का 8वां स्तर। चू फैंग ने दबे स्वर में आश्चर्य से आह भरी। उसे पहले से ही बाईटोन की आभा महसूस हो रही थी। वह सुमेई की तरह ही 8वें स्तर पर था। ठीक है, इसे कहते हैं लड़ाई के बिना एक दूसरे को पहचानना मुश्किल है। समय कम है, इसलिए जल्दी चलो, ये ताओजी ने ये कहा। उसके बुलावे पर कई लोग मंदिर से बाहर निकलने लगे। सुमेई चू फैंग के आगे चली और मुस्कुराते हुए बोली, आप तो हद से ज्यादा दबंग हैं। उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, फिर भी आप सीधे उन पर हमला कर रहे हैं। उसने खुद ही ऐसा चाहा था। चू फैंग ने अपने होंठ सिकुड़े। ठीक है, असल में मुझे तुम्हारा ये गुस्सा पसंद है। सुमेई ने मीठी मुस्कान के साथ अपने पर्स से एक किताब निकाली और चू फैंग को दे दी। यह क्या है? चू फैंग ने इसे प्राप्त किया और पाया कि यह पुस्तक काफी पुरानी थी। इसके जर्जर पन्ने तेजी से फट रहे थे। लेकिन जब चू फैंग ने किताब पर लिखे शब्द देखे तो उसकी आंखें चमक उठी। उस पर लिखा था, प्रारंभिक स्तर की रहस्यमय तकनीक, श्वास तकनीक। ये वास्तव में एक रहस्यमय तकनीक है। चुप रहो। ये सुनकर सुमेई ने तुरंत अपने हाथों से चू फैंग का मुंह ढक लिया। वह घबराकर मंदिर के बाहर देखने लगी और उसे डर था कि बाहर के लोग उनकी आवाज सुन लेंगे। सुमेई, आप, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने कल तुमसे वादा किया था कि अगर तुम विंग्स अलायंस में शामिल हो जाओगी तो मैं तुम्हें रहस्यमय तकनीकें सिखाऊंगी। मैं बस अपना वादा निभा रही हूँ, सुमेई ने उदासीनता से कहा। उन शब्दों से चू फैंग बहुत असहज महसूस करने लगा। कल बहनों ने उसकी मदद की थी, इसलिए चू फैंग उन पर पहले से ही बहुत बड़ा एहसानमंद था।
उसे रहस्यमय तकनीकों का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन सू मेई को इन बातों की परवाह नहीं थी और इससे उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए उसने धीरे से कहा, धन्यवाद। क्या धन्यवाद? जल्दी करो और इसे हटा दो। उन्हें इसे देखने मत दो। और हाँ, इसे किसी और को विकसित करने के लिए मत देना, वरना मैं तुम्हारी खाल फाड़ दूंगी। सू मेई ने चू फैंग के सामने अपनी छोटी मुट्ठी गुस्से से लहराए और फिर उछलते कूदते हुए भाग गई। उस प्यारी, खूबसूरत और ईमानदार लड़की को देखकर चू फैंग की सू मेई के प्रति राय कई गुना बेहतर हो गई। चू फैंग और उसके साथी पश्चिम की ओर चलते रहे। घोड़ों पर 2 दिन और 2 रातें बिताने के बाद वे एजियो ड्रैगन स्कूल की सीमा से बाहर निकल चुके थे और स्पष्ट था कि वे किसी स्कूल मिशन पर नहीं थे। सू मेई, हम आखिर कर क्या रहे हैं? इतनी दूर जाकर हम अपना बहुत सारा समय तो बर्बाद नहीं कर रहे? चू फैंग ने धीरे से पूछा। उसे लगा कि एक मिशन के लिए इतना समय सड़क पर बिताना सरासर व्यर्थ है। मैं तुम्हें चुपके से बताऊंगी, हम एक मकबरा लूटने जा रहे हैं। सू मेई ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। कब लूटना? सचमुच, ये तो नैतिकता का घोर उल्लंघन है। चू फैंग के चेहरे पर तिरस्कार के भाव थे। तुम्हें क्या पता, ये गहन विद्या के विशेषज्ञ की समाधि है। यहाँ न केवल बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक औषधियां छिपी हैं, बल्कि उत्पत्ति की औषधियां और गहन विद्या की औषधियां भी हैं। इसके अलावा यहाँ कई रहस्यमयी तकनीकें भी होंगी। ये एक विशाल खजाने की तिजोरी की तरह है। अगर आपको लगता है कि ये गतिविधियां नैतिकता के विरुद्ध है, तो आप यहाँ नहीं आ सकते। सू मेई ने ठंडे स्वर में कहा। क्या ये किसी गहन क्षेत्र के विशेषज्ञ की समाधि है? उत्पत्ति चिकित्सा, गहन चिकित्सा, रहस्यमय तकनीकें। चू फैंग चकित रह गया। मार्शल साधना के मार्ग पर ज्ञात स्तर थे, आत्मा स्तर, उत्पत्ति स्तर, गहन स्तर और स्वर्ग स्तर। यदि उत्पत्ति का क्षेत्र सामान्य योग्यता के साथ प्राप्त किया जा सकता था, तो गहन क्षेत्र केवल असाधारण प्रतिभा वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था। उसके ज्ञान के अनुसार एजियो ड्रैगन स्कूल का वर्तमान मास्टर केवल गहन स्तर पर था। ये एक ऐसा स्तर था जहां एजियो प्रांत के केवल सबसे शक्तिशाली लोग ही पहुंच सकते थे। स्वर्ग लोक की बात करें तो यह एक ऐसा लोक था जहां लोग हवा में उड़ सकते थे या एक दिन में हजारों मील की यात्रा कर सकते थे। ये लोक आकाश और पृथ्वी के बंधनों को तोड़ देता था, मनुष्य की सीमाओं से परे था और यह किंवदंतियों के समान एक लोक था। स्वर्ग लोक के विशेषज्ञ अभी तक नीले प्रांत में प्रकट नहीं हुए थे। हालांकि चू फैंग ने पहले सुना था कि जियांग राजवंश के 9 प्रांतों के अधिपति के पास वास्तव में स्वर्ग लोक के लोग थे। जब जियांग राजवंश ने 9 प्रांतों में अपनी स्थिति मजबूत की, तो यद्यपि उसने किसी भी शक्ति के विकास में हस्तक्षेप नहीं किया, फिर भी उसे सार्वजनिक रूप से 9 प्रांतों के अधिपति के रूप में मान्यता प्राप्त थी। इसलिए 9 प्रांतों की सभी प्रकार की शक्तियों को हर साल एक निश्चित समय पर अपना सम्मान व्यक्त करना होता है, अन्यथा उनके पूरे परिवार का सफाया कर दिया जाएगा। जियांग राजवंश स्वयं को शाही परिवार घोषित करता था और उनका जीवन साधारण नहीं था। हर किसी को उनसे मिलने का अवसर नहीं मिलता था। उदाहरण के लिए एजियो प्रांत का केवल शीर्ष विद्यालय लिंग्यून विद्यालय ही श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए योग्य था। जहां तक भेंटों का सवाल है, सभी विद्यालय लिंग्यून विद्यालय को अपनी भेंटें देते थे और लिंग्यून विद्यालय शाही दरबार को अपनी भेंटें देता था। इसलिए चू फैंग के लिए जियांग राजवंश एक किंवदंती जैसा था और उसके करीब जाने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वास्तव में उसने गहन ज्ञान के क्षेत्र के किसी भी विशेषज्ञ को देखा तक नहीं था। तथाकथित उत्पत्ति चिकित्सा और गहन चिकित्सा आध्यात्मिक चिकित्सा के समान थी। जिस प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र के साधक आध्यात्मिक औषधि का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार मूल क्षेत्र के साधक मूल औषधि का और गहन क्षेत्र के साधक गहन औषधि का उपयोग करते हैं। आध्यात्मिक चिकित्सा की तुलना में उत्पत्ति और गहन चिकित्सा कहीं अधिक दुर्लभ और मूल्यवान थी। विशेष रूप से यदि किसी को एक भी गहन चिकित्सा मिल जाए, तो वह अत्यंत धनी हो सकता था। आज तो इतनी अच्छी चीज सीधे उसके घर पर भेजी गई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से चू फैंग बहुत उत्साहित था। लेकिन उसे शक भी था, आखिर ऐसी जगह को लूटने की बारी उन्हें कब आएगी। सू मेई, एक गहन स्तर के विशेषज्ञ की कब्र में हम अपनी ताकत से उसका नेतृत्व नहीं कर पाएंगे, है ना? चू फैंग थोड़ा चिंतित था। तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि खबर सिर्फ हमें ही मिली है? जब किसी गहन क्षेत्र के विशेषज्ञ की कब्र के बारे में पता चलता है, तो निस्संदेह हर तरह की शक्तियों का ध्यान आकर्षित करती है। कई विशेषज्ञ आगे बढ़कर नेतृत्व करेंगे। जहां तक हमारी बात है, हम तो बस मौज मस्ती के लिए वहां हैं। हमें कुछ बचा खुचा मिल जाता है और हम उन गहन या मौलिक औषधियों के बारे में सोचते भी नहीं। हम कुछ आध्यात्मिक मोतियों से ही बहुत कुछ कमा सकते हैं, सू मेई ने समझाया। तो बात ऐसी है, फिर मकबरा कहाँ है? चू फैंग ने पूछना जारी रखा। मैंने सुना है कि यह रेगिस्तानी इलाके में है। सटीक जानकारी के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि हमारे सूत्रों के अनुसार इस मकबरे की घोषणा रेगिस्तान के पास स्थित प्राचीन शहर में की जाएगी। बेशक तथाकथित घोषणाकर्ता सार्वजनिक रूप से सभी को इसकी जानकारी नहीं देगा। घोषणा करने वाला व्यक्ति मकबरे का नक्शा बेचेगा। प्रत्येक पन्ने पर 80 संत आत्मा घासें होंगी। हम में से हर कोई 10 देगा और यह 80 के लिए बिल्कुल सही है। सू मेई ने आगे समझाते हुए कहा। इतना महंगा मेरे पास तो है ही नहीं। क्या तुमने पिछली बार मुझसे बहुत कुछ नहीं लिया था? मैंने उन्हें खत्म कर दिया। कितने लालची हो तुम, तो फिजूल खर्ची करते हो। क्या तुमने सारा पी लिया? यह चू फैंग थोड़ा अवाक रह गया। वह सू मेई को ये बात नहीं बता सका। भले ही मैंने किसी रहस्यमय तकनीक का प्रशिक्षण नहीं लिया है, लेकिन मेरे शरीर में दिव्य ऊर्जा है। मुझे कितनी भी आध्यात्मिक औषधियां मिले, मैं उन सभी को परिष्कृत कर सकता हूँ। मैं न केवल उनमें से कुछ भी बर्बाद नहीं करता, बल्कि उन्हें 100% अवशोषित कर लेता हूँ। जो भी हो, इस बार मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, लेकिन याद रखना कि बाद में इसे मुझे लौटा देना। गरीबी से रोते चू फैंग को देखकर सू मेई ने बेबसी से अपने होंठ सिकोड़ लिए। हे धन्यवाद, चू फैंग मुस्कुराते हुए बोला। गहन स्तर के विशेषज्ञ की कब्र, उसे तो इसकी बहुत उम्मीद थी। समूह आगे बढ़ता रहा और दोपहर से पहले ही वे रेगिस्तानी बिहार में प्रवेश कर गए और जल्दी ही उस प्राचीन शहर में पहुंच गए। वो प्राचीन नगर अत्यंत प्राचीन था। किंवदंतियों के अनुसार उसका इतिहास हजारों वर्षों का था। उसकी हर ईंट और टाइल इतनी जर्जर थी कि जरा सी टक्कर से ही वह ढहकर चकनाचूर हो जाएगी। तो ये है प्राचीन शहर। ये कुछ ज्यादा ही क्षतिग्रस्त लग रहा है और ऐसा लगता है कि ये जल्द ही ढह जाएगा, है ना? इतनी टूटी फूटी जगह में इतने सारे लोग कैसे रह रहे हैं? उस क्षतिग्रस्त लेकिन विशाल शहर और हवा में उठते हल्के धुएं को देखकर चू फैंग समझ गया कि प्राचीन शहर में काफी लोग रहते थे। लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहा था कि इतने सारे लोग प्राचीन शहर में क्यों रह रहे थे।
इतनी पुरानी इमारत किसी भी क्षण ढह सकती थी, इसलिए यह बहुत खतरनाक होनी चाहिए थी। तुम्हें क्या पता, प्राचीन शहर की हर एक ईंट और हर एक पदवी में एक विश्व आत्मावादी द्वारा स्थापित आध्यात्मिक संरचना है। सिर्फ तेज हवाएं ही नहीं, यहाँ तक कि अगर ओरिजिन स्टेज के विशेषज्ञ पूरी ताकत से हमला भी करें तो भी वे किसी भी ईंट या टाइल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। क्या ये इतना शक्तिशाली है? चू फैन पहले तो चौंक गया, लेकिन फिर उसने तुरंत पूछा, विश्वात्मावादी कौन है? आत्मा संरचना क्या होती है? इन शब्दों को सुनकर न केवल सुमेई ने उसे आश्चर्य भरी नजरों से देखा, बल्कि अन्य लोगों ने भी उसके प्रति तिरस्कारपूर्ण भाव प्रकट किए। क्या बकवास है, जेया यूनिफिग ने ठंडी आवाज में कहा। चू फैन, विश्वात्माविद बनना एक विशेष और महान पेशा है। हम जैसे लोग इसे छू भी नहीं सकते। दूसरी ओर बाईटोन मुस्कुराया और समझाने लगा, विश्वात्मावादियों के पास आत्मा निर्माण नामक एक शक्ति है। आत्मा निर्माण लगभग अविनाशी है और यह एक बहुत ही मजबूत रक्षात्मक विधि है। सभी विश्व आत्मावादियों में असाधारण प्रतिभा होती है। उनमें से प्रत्येक को विलक्षण प्रतिभा वाला कहा जा सकता है और उनमें वास्तव में शक्तिशाली सामर्थ्य होती है। उनकी प्रबल अवलोकन शक्ति और आत्मा निर्माण से प्राप्त विशेष शक्ति के अतिरिक्त वे अपने क्षेत्र में लगभग अद्वितीय हैं। साथ ही विश्वात्मावादी की विशिष्टता के कारण प्रत्येक विश्वात्मावादी कई शक्तियों के निमंत्रण का लक्ष्य होता है। जिन विभिन्न शक्तियों के स्कूलों में विश्वात्माविद होंगे, उनकी रक्षा प्रणाली में अभूतपूर्व सुधार होगा। जहां तक एजो ड्रैगन स्कूल की बात है, हमने विश्वात्माविद को नियुक्त करने के लिए बहुत ऊंची कीमत वसूली है। ओह, अगर यह इतना प्रभावशाली है, तो आपने ये क्यों कहा कि विश्व आत्मावादी ऐसी चीज नहीं है जिसे हम छू सकते हैं? चू फैंग ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, क्योंकि साधना तो हर कोई कर सकता है, लेकिन विश्व आत्मावादी बनने के लिए व्यक्ति के पास आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए। और यह आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आम लोग इसे छू नहीं सकते। यही कारण है कि विश्व आत्मावादी इतने महान माने जाते हैं, बाईटोन ने आगे समझाते हुए कहा। तुम्हारे पास आध्यात्मिक शक्ति है। ये शब्द सुनकर चू फैंग ने सुमेई की ओर देखा। उसे शायद पहले से ही पता था कि वो लड़की उसे अपने जाल में क्यों फंसाना चाहती है। तुम मुझे किस लिए देख रहे हो? भले ही तुम्हारे पास आध्यात्मिक शक्ति हो, लेकिन किसी विश्व आत्माविद से शिक्षा लिए बिना तुम जीवन भर में एक नहीं बन सकते। मानो सुमेई को पता हो कि चू फैंग क्या सोच रहा है, उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। क्या बाईटोन ने अभी यह नहीं कहा कि हमारे एजो ड्रैगन स्कूल में एक विश्व आत्माविद है? चू फैंग ने हंसते हुए कहा। तुम्हारा मतलब झूगे से है? उसके बारे में सोचना भी मत। वह बूढ़ा आदमी बहुत अजीब है और वह कभी शिष्य स्वीकार नहीं करता। एजो ड्रैगन स्कूल में हमारा एक प्रमुख शिष्य है जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति है। वह हमेशा झूगे को प्रणाम करके स्पिरिट फॉर्मेशन तकनीक सीखना चाहता था, लेकिन 1 साल तक गुलाम की तरह इधर उधर भटकने के बाद भी उसने अब तक कुछ नहीं सीखा। सुमेई ने प्रहार जारी रखा। ये सही है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा सुमेई ने कहा था। विश्व आत्मावादियों के इतने महान होने का कारण यह है कि वे बहुत दुर्लभ हैं। जब तक कि वह व्यक्ति उन्हें वास्तव में पसंद न हो, विश्व आत्मावादी आसानी से अपने कौशल नहीं सिखाते। इसका मतलब है कि वे जितने अधिक लोगों को सिखाएंगे, उतने ही अधिक लोग आकर अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करेंगे। बाईटोन द्वारा ये सब समझाने के बाद उसने चू फैंग से मजाकिया लहजे में कहा, मैं देखता हूँ कि तुम इस विश्व आत्मावादी में बहुत रुचि रखते हो। क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास आध्यात्मिक शक्ति है? बाईटोन की बातों पर चू फैंग ने सीना फुलाकर, चेहरा ऊपर उठाकर स्पष्ट और गर्व से कहा, मेरे पास वाकई आध्यात्मिक शक्ति है। क्या? चू फैंग के मुंह से ये शब्द निकलते ही सुमेई को छोड़कर बाकी सब चौंक गए। यहाँ तक कि आमतौर पर शांत रहने वाली बाईटोन भी अपनी शांति बनाए नहीं रख सकी। चू फैंग, क्या तुम्हारे पास सचमुच आध्यात्मिक शक्ति है? तुम इस तरह की बातों पर मजाक नहीं कर सकते। बाईटोन का चेहरा सख्त हो गया और उसकी आवाज संदेह से भरी हुई थी। वह सही कह रहा है, वह सचमुच ऐसा व्यक्ति है जिसे हजारों लोगों में भी नहीं पाया जा सकता। ठीक उसी समय सुमेई बोली, सुमेई, क्या ये सच है? सुमेई की बात सुनकर लगभग सभी लोग आश्चर्य से मुंह खोल बैठे। इसीलिए मेरी बहन ने उसे विंग्स एलायंस में शामिल होने के लिए इतना जोर दिया था। सुमेई ने बेबसी से आह भरी। वह जानती थी कि जब चू फैंग की विशेष शक्ति का खुलासा होगा तो हर कोई उसे एक नए नजरिए से देखेगा। उस पल हर कोई राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। जब उन्होंने दोबारा चू फैंग की ओर देखा तो उनकी निगाहों में सम्मान का एक अतिरिक्त भाव था। यहाँ तक कि जिया युनफेंग, जो चू फैंग को नापसंद करता था, उसके चेहरे पर भी एक जटिल भाव था। जाहिर है, उसे पछतावा हो रहा था क्योंकि उसने पहले चू फैंग का अपमान किया था। जिस व्यक्ति के पास आध्यात्मिक शक्ति हो, वह 10,000 लोगों के बीच भी शायद ही दिखाई दे। यहाँ तक कि अगर 1 लाख लोग भी हों, तो भी शायद एक भी न मिले। आज तक पूरे एजो ड्रैगन स्कूल में केवल 2 ही लोग ऐसे थे जिनके पास आध्यात्मिक शक्ति थी। अगर चू फैंग को भी गिन ले तो कुल 3 ही लोग बचे थे। उन जैसे लोगों में साधना की स्वाभाविक प्रतिभा होती थी। उनकी समझने की क्षमता भी अत्यंत तीव्र थी और उनकी अवलोकन क्षमता तो और भी अद्भुत थी। भले ही वे विश्व आत्माविद न बन पाए, लेकिन केवल साधना के क्षेत्र में ही वे बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते थे। उन जैसे लोगों को ठेस नहीं पहुंच सकती थी क्योंकि जन्म से पहले ही उनका असाधारण होना तय था। स्वाभाविक रूप से चूंकि जिया युनफेंग ने पहले चू फैंग के साथ ऐसा व्यवहार किया था, इसलिए उसके मन में कुछ भय बना हुआ था। चू फैंग, कृपया मेरे पिछले कार्यों से नाराज न हो। माफी के तौर पर मैं मकबरे का नक्शा खरीदने में आपके हिस्से का भुगतान कर दूंगा। जिया युनफेंग ने जैसा सोचा था वैसा ही करते हुए उसने चू फैंग से सीधे माफी मांग ली। हालांकि लोग उनके अचानक उठाए गए कदमों से हैरान थे, लेकिन ये हैरानी समझ में आने वाली थी। अगर वे उनकी जगह होते तो वे भी यही करते। अरे तो धन्यवाद, चू फैंग ने सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया। 10 संत आत्मा घास कोई छोटी संख्या नहीं थी। अगर कोई उसके लिए भुगतान करने को तैयार होता तो स्वाभाविक रूप से चू फैंग उसे स्वीकार कर लेता। थोड़ी बातचीत के बाद वे अंततः प्राचीन शहर में प्रवेश कर गए। उसी क्षण चू फैंग ने प्राचीन शहर की शक्तिशाली आभा को महसूस किया। वह देख सकता था कि प्राचीन शहर के भीतर कई विशेषज्ञ छिपे हुए थे। चू फैंग ने अपने अपने शिष्यों को उनके स्कूल के वस्त्र पहने हुए भी देखा। उन्होंने पहचान लिया कि वे हजार पवन विद्यालय के शिष्य थे। चू परिवार के चू शुन ने इसी विद्यालय में साधना की थी। ऐसा लगता है कि इस मकबरे की खबर ने वाकई काफी लोगों को आकर्षित किया है। चू फैंग ने आह भरते हुए कहा, बिल्कुल, इस मकबरे के बारे में खबर पहले ही लीक हो चुकी थी और आसपास की तमाम ताकतें यहाँ उमड़ पड़ी। देर सवेर संघर्ष तो होगा ही, सुमेई ने दबे स्वर में समझाया।
क्या आप कह रहे हैं कि एजो ड्रैगन स्कूल भी यहाँ लोगों को भेजेगा? चू फैंग ने उत्सुकता से पूछा क्योंकि एजो ड्रैगन स्कूल और रेगिस्तान के बीच की दूरी काफी कम थी। बिल्कुल, इस रेगिस्तानी इलाके के सबसे नजदीकी स्कूल एजो ड्रैगन स्कूल और थाउजेंड विंड स्कूल है। अगर थाउजेंड विंड स्कूल को खबर मिल गई तो एजो ड्रैगन स्कूल भी आ जाएगा। और हमारे एजो ड्रैगन स्कूल के तौर तरीकों को देखते हुए जो लोग भेजे जाएंगे वे निश्चित रूप से मुख्य शिष्य और मुख्य गुरु होंगे। शायद वह झूठे गुरु भी आ जाएं। सु मेई ने कहा। क्या ये लड़ाई एजो ड्रैगन स्कूल और थाउजेंड विंड स्कूल के बीच नहीं हो जाएगी? चू फैंग ने पूछा। इसलिए हमने साधारण कपड़े पहने हैं और राहगीर होने का नाटक कर रहे हैं। इस तरह हम अनावश्यक झगड़ों से बच सकते हैं क्योंकि ऐसे समय में झगड़ों का फायदा उठाना ही हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका है। वे रास्ता खोल सकते हैं और खजाने के लिए आपस में लड़ सकते हैं। हमें कुछ कबाड़ मिल जाए तो भी काफी होगा। सु मेई के प्यारे चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान थी, तो जाहिर है कि उसने सारी तैयारियां पहले ही कर ली थी। मात्र 14 वर्ष की उस लड़की को देखकर चू फैंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। वह कल्पना कर सकता था कि जब वह बड़ी होगी तो उसकी चालबाजियां उसकी बड़ी बहन सुरु से कम नहीं होंगी। क्योंकि मकबरे की स्थिति की घोषणा नहीं की गई थी, इसलिए चू फैंग और अन्य लोग केवल अस्थायी रूप से प्राचीन शहर में समाचार की प्रतीक्षा कर सकते थे। एक सराय में अपने कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद चू फैंग बहुत बेचैन होकर श्वास तकनीक नामक रहस्यमयी तकनीक की किताब निकाली। रहस्यमयी तकनीकों को प्रारंभिक स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर में विभाजित किया गया था। हालांकि श्वास तकनीक केवल प्रारंभिक स्तर की रहस्यमयी तकनीक थी, फिर भी इसमें मौजूद विलक्षण साधना प्रभावों के कारण इसका बहुत महत्व था। अन्यथा सु मेई के लिए अपनी उम्र में इतना शक्तिशाली होना संभव नहीं होता। यहाँ तक कि चू फैंग को भी इससे थोड़ा डर लगा। कुछ पढ़ने के बाद चू फैंग को श्वास तकनीक की थोड़ी समझ आ गई। महत्वपूर्ण बात यह थी कि नाक से स्वाभाविक रूप से सांस लेना और सांस लेते समय आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवाहित करना। ऊर्जा को शरीर की कुछ नसों में प्रवाहित करना था और अंत में पूरे शरीर में प्रवाहित होकर ऐसी शक्ति उत्पन्न करनी थी जो सामान्य लोगों की शक्ति से कहीं अधिक हो। हालांकि कहना आसान था, करना मुश्किल, ये बात सिर्फ आम लोगों पर लागू होती थी। चू फैंग के लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। एक नजर देखने के बाद ही वह इसका अर्थ समझ गया। जन्म के समय चू फैंग में इतनी समझने की शक्ति नहीं थी। हालांकि पहले चू फैंग की समझने की शक्ति बहुत अधिक थी, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि उसका मस्तिष्क और भी तेज हो गया। कुछ देर खड़े होकर गहरी सांसें लेने के बाद चू फैंग ने सांस लेने की तकनीक आजमाई। जैसे ही ऊर्जा शांत हुई, चू फैंग ने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा एक उग्र अजगर की तरह दहाड़ रही है। जब इतनी प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा विशेष नसों में प्रवाहित हुई तो चू फैंग की शक्ति तुरंत कई गुना बढ़ गई। ये शक्ति बहुत प्रबल है। मुट्ठी भींचते हुए और अत्यधिक शक्तिशाली हो चुकी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हुए चू फैंग बेहद खुश हुआ। चू फैंग की शक्ति सामान्य लोगों की तुलना में अधिक होने का कारण ये था कि उसके शरीर में दिव्य बिजली थी, जिसने उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की गुणवत्ता को दूसरों से बेहतर बना दिया था। दूसरी ओर रहस्यमय तकनीकों की शक्ति शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को बदलने के लिए विशेष तरीकों का उपयोग करती थी और इसे दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाती थी। आज चू फैंग के पास वे दोनों शक्तियां थीं और उसकी ताकत सामान्य लोगों से कहीं अधिक थी। उसके अनुमान के अनुसार यदि वह सु मेई से द्वंद्वयुद्ध करे तो शायद उसे हार का सामना न करना पड़े। लेकिन सु मेई आध्यात्मिक जगत के 8वें स्तर पर थी और उसने पहले रहस्यमयी तकनीकों का भी अभ्यास किया था। चू फैंग केवल आध्यात्मिक जगत के 6ठे स्तर पर था। शक्ति में इतना अंतर होने के बावजूद अगर वह उससे लड़ पाता तो ये सरासर उसकी पराकाष्ठा होती। क्या इससे मैं इस वर्ष की मुख्य शिष्य परीक्षा में भाग ले पाऊंगा? अपनी वर्तमान क्षमता का आकलन करने के बाद चू फैंग उत्साहित होने लगा। एजो ड्रैगन स्कूल की मुख्य शिष्य परीक्षा हर साल आयोजित की जाती थी और तारीखों को देखते हुए इस साल की परीक्षा नजदीक आ रही थी। आंतरिक दरबार के शिष्यों की परीक्षा की तुलना में मुख्य शिष्यों की परीक्षा में आयु सीमा निर्धारित थी। ये सीमा 18 वर्ष से कम थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप कितने बलवान या प्रतिभाशाली थे। यदि आप आयु सीमा पार कर लेते थे तो आपको परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती थी। चू फैंग के ज्ञान के अनुसार जब तक आपकी शक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच जाती है तब तक आप मुख्य शिष्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और इसे पास करने की बहुत बड़ी संभावना होती है। एजो ड्रैगन स्कूल ने अपने विकास पर विशेष ध्यान देने वाले शिष्यों को कोर डिसाइपल्स कहा। यहाँ तक कि कोर डिसाइपल्स के परिवारों को भी एजो ड्रैगन स्कूल का संरक्षण प्राप्त था। यदि चू फैंग एक प्रमुख शिष्य बन जाता है तो इससे न केवल उसकी साधना में मदद मिलेगी बल्कि इससे उसके चू परिवार के विकास में भी बहुत मदद मिलेगी। जब चू फैंग ने चू युआन और चू परिवार के प्रसन्न चेहरों के बारे में सोचा, अगर वह उनका मुख्य शिष्य बन जाता तो चू फैंग उनमें से एक बनने के लिए बहुत उत्सुक हो गया। धड़कन धड़क धड़क, लेकिन ठीक उसी समय किसी ने चू फैंग के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलने के बाद चू फैंग ने पाया कि प्यारी और आकर्षक सु मेई मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रही थी और उसने अपने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे हुए थे।